हेलो, मैं हूं अनुराग और इस वीडियो में हम बात करेंगे सीबीएसई क्लास 10 के साइंस के चैप्टर एसिड बेस एंड सॉल्ट की। अगर आपको इस चैप्टर के नोट्स पीडीएफ में डाउनलोड करने हैं तो आप हमारी वेबसाइट www.futureclassesn.com पर जाकर कर सकते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करते हैं एसिड से। एसिड क्या होते हैं? तो दीज आर द सब्सटेंस दैट हैव अ सोर टेस्ट, मतलब सोर का मतलब होता है खट्टा, ठीक है। वो सब्सटेंस जिनका स्वाद खट्टा होता है हम उनको कहते हैं एसिड, ठीक है। उसके बाद सेकंड पॉइंट है दे दे टर्न ब्लू लिटमस पेपर रेड। ये ब्लू लिटमस पेपर को रेड कर देते हैं, ठीक है। लैब में आप लोगों को ब्लू लिटमस पेपर दिए जाएंगे, कुछ लिटमस पेपर होते हैं वो दिए जाएंगे। तो एक होता है ब्लू लिटमस पेपर, एक होता है रेड लिटमस पेपर, ठीक है, याद रखना। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है दे गिव H प्लस आयन इन एक्यूस सॉल्यूशन। ये एक्यूस सॉल्यूशन में H प्लस आयन देते हैं, ठीक है, ये याद रखना। एक्यूस सॉल्यूशन के बारे में आप लास्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं। यहाँ पर भी मैं बता देता हूँ एक्यूस सॉल्यूशन क्या होगा। कि एक्यूस की एसिड को जब हम पानी में मिक्स करेंगे तो वहाँ पर ये H प्लस आयन रिलीज करेगा। जब हमने एसिड को पानी में मिला दिया तो क्या हो गया, एक्यूस सॉल्यूशन एक तरीके से एक्यूस सॉल्यूशन बन गया, ठीक है। तो एक्यूस सॉल्यूशन में ये H प्लस आयन देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है द टर्म एसिड्स हैव बीन ड्राइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड एसिडस विच मीन्स सोर। जो एसिड वर्ड है वो कहाँ से आया है, लैटिन वर्ड के एसिडस से आया है और इसका मतलब क्या होता है, सोर यानी कि खट्टा, ठीक है। और उसके बाद है नेक्स्ट स्ट्रॉन्ग एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड के बारे में देख लीजिए अब आप। स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं हमारे HCl H2SO4 और HNO3, यानी कि HCl को हम कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, H2SO4 को कहते हैं सल्फ्यूरिक एसिड और HNO3 को कहते हैं नाइट्रिक एसिड। ये हमारे होते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड और इनका एक और नाम होता है मिनरल एसिड। मिनरल, सॉरी दोबारा से लिख देता हूँ मैं, ठीक है, मिनरल एसिड, मिनरल एसिड भी कहते हैं इनको, ठीक है। ये स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, ये सिर्फ 3 होते हैं, HCl H2SO4 और HNO3, ये आपको याद लर्न करने पड़ेंगे, ठीक है। और इनको मिनरल एसिड भी कहते हैं। सारी रिएक्शंस इन्हीं तीनों पर हैं, ठीक, ये याद करने पड़ेंगे, ठीक है। उसके बाद आगे देख लेते हैं वीक एसिड क्या होते हैं। वीक एसिड होते हैं जैसे एसिडिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड, लैक्टिक एसिड और सिट्रिक एसिड। वीक एसिड होते हैं हमारे एसिटिक एसिड, ठीक है, ये कुछ इस तरीके से, और एक्सेट्रा और काफ़ी सारे भी होते हैं। एसिडिक कुछ चीज़ों में बता देता हूँ अभी, जैसे एसिडिक एसिड होता है इसको सिरका कहते हैं, अचार में डाला जाता है ये। लैक्टिक एसिड हो गया, ये दूध में होता है, दही में होता है, दूध में होता है ये लैक्टिक एसिड। सिट्रिक एसिड होता है, ये खट्टी चीज़ें होती है, नींबू मौसमी वगैरह इनमें होता है, ठीक है। और मैं नोट्सों में सारी चीज़ें दे दूंगा, नोट्सों में है, और मैं आगे आगे और बात करेंगे इनके बारे में, ठीक है। अब आगे जो डेफिनेशन है वो है कंसंट्रेटेड एसिड। कंसंट्रेटेड एसिड समझ लो, और एक और होती है डेफिनेशन डाइल्यूट एसिड। तो कंसंट्रेटेड एसिड को समझने के, डेफिनेशन पढ़ने से पहले हम एक चीज़ समझ लेते हैं कि हम जब भी एसिड को यूज़ करेंगे, यहाँ देख लीजिए, एसिड को हम जब भी यूज़ करेंगे तो उसको हम ऐसे डायरेक्ट यूज़ नहीं कर सकते, उसको हमें एसिड और वाटर को मिक्स करना पड़ेगा। एसिड और वाटर को मिक्स करने के बाद तब वो फिर पूरी तरीके से अपनी एसिड की प्रॉपर्टी दिखाएगा, ठीक है। तो प्योर एसिड को हम यूज़ नहीं कर सकते हैं, मतलब प्योर एसिड को हम जो है रिएक्शन में यूज़ नहीं करेंगे तो क्या होगा, रिएक्शन नहीं होगी। तो एसिड को लैब में यूज़ करने के लिए इसमें थोड़ा सा पानी मिलाया जाता है। तो क्या करेंगे, कॉन्सेंट्रेटेड एसिड का मतलब क्या हुआ,
हैविंग मोर अमाउंट ऑफ एसिड, क्या होगा उसमें, मोर अमाउंट ऑफ एसिड होगा, ठीक है, और लेस अमाउंट ऑफ वाटर होगा, ठीक है। एसिड और वाटर तो मिलाना, मिक्स करना पड़ेगा, तो कंसंट्रेटेड में क्या होगा, ज्यादा अमाउंट में एसिड होता है और कम अमाउंट में वाटर होता है, ठीक है। इसका अपोजिट हो जाता है डाइल्यूट एसिड। डाइल्यूट एसिड में क्या होता है, ज्यादा अमाउंट में वाटर होता है, मोर अमाउंट में वाटर होता है और लेस अमाउंट में एसिड होता है, तो ये डाइल्यूट एसिड हो गया। अब आप जाते हैं लैब में, तो लैब में आप दो तरीके के कंटेनर देखेंगे, दो कल कांच की शीशियां देखेंगे, जिसमें एक में कंसंट्रेटेड एसिड हो लिखा होगा, एक में डाइल्यूट एसिड होगा। तो डाइल्यूट का मतलब होता है पानी ज्यादा, एसिड कम। कंसंट्रेटेड एसिड का मतलब होता है कि एसिड ज्यादा और पानी उसमें कम होता है, ठीक है। अब हम आगे देख लेते हैं नेक्स्ट पेज पर। अब है नेक्स्ट पेज पर हमारा बेसिस, यानी कि बेस क्या होते हैं, ठीक है, इसको देख लेते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है, दीज आर द सब्सटेंस दैट आर बिटर इन टेस्ट एंड सोपी इन टच। ये वो सब्सटेंस जो टेस्ट में कड़वे होते हैं, बिटर का मतलब शायद कड़वा ही होता है, और सोपी इन टच यानी कि जिस छूने पर ना साबुन के जैसे लगते हैं, ठीक है, सोपी इन टच। इनका स्वाद कड़वा होता है, बिटर होता है, और ये साबुन के तरीके से, छूने पर साबुन की तरीके से महसूस होते हैं, और ये वाकई में होता है। पोटेशियम जो जितने भी आप बेस होते हैं, अगर लैब में इन्हें देखोगे बिना एक्यूज सॉल्यूशन में नहीं, अगर ये डिब्बे में से निकालोगे तो उनको छू के देखोगे, ऐसा लगेगा साबुन को आप छू रहे हो, ठीक है, लैब में। उसके बाद नेक्स्ट है, दे टर्न रेड लिटमस पेपर ब्लू। ये रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट कर देते हैं। अभी एसिड में हमने क्या पढ़ा था, ब्लू लिटमस पेपर को ये रेड में कन्वर्ट करते हैं। तो ये समझ लो दो तरीके के होते हैं लिटमस पेपर, एक रेड होता है, एक ब्लू होता है, ठीक है। तो ये याद रखना कौन सा एसिड में यूज करते हैं, कौन सा बेस में यूज करते हैं। ये बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग है, तो मैं बता देता हूँ, थोड़ा समझ लो कि ये पूरा चैप्टर पढ़ने के बाद भी याद नहीं रहेगा कि रेड लिटमस कब यूज करते हैं और ब्लू लिटमस कब यूज करते हैं। तो याद रखना एसिड थोड़े से ज़्यादा डेंजरस होते हैं, एसिड से हमें थोड़ा दूर रहना चाहिए और थोड़ी सी केयरफुल रहना चाहिए, क्योंकि हमारी स्किन भी जल सकती है। ये याद रखना लैब में अब जब भी जाएं। तो रेड जो है, वैसे भी रेड जो है, रेड कलर जो है थोड़ा सा डेंजरस होता है, ठीक है ना, रेड कलर डेंजरस होता है और एसिड भी डेंजरस होते हैं। तो जो एसिड होते हैं वो ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देते हैं। तो एसिड जो है ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है, याद रहेगा। तो एसिड में कौन सा यूज करते हैं, ब्लू लिटमस, और उसके बाद बेस में कौन सा यूज करेंगे, रेड लिटमस, ठीक है। इस तरीके से याद रखना। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट देख लेते हैं, दे गिव OH आयंस इन एक्यूज सॉल्यूशन, यानी कि ये अब जब एक्यूज सॉल्यूशन में ये बेस जो बेस को जब पानी मिलाएंगे, इस तरीके से समझिए, बेस को जब पानी मिलाएंगे तो ये क्या करेंगे, OH आयन देंगे, ठीक है, OH आयन देंगे, OH नेगेटिव आयन देंगे, ठीक है। इसी की वजह से ये बेस अपनी प्रॉपर्टी दिखाता है। एसिड क्या देते हैं, H+ आयन, और बेस OH आयन देते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग बेस क्या होते हैं, जैसे कि स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं वैसे स्ट्रॉन्ग बेस भी होता है, जैसे NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये हमारे केस में स्ट्रॉन्ग बेस के एग्जाम्पल है, ठीक है। उसके बाद ये चीज और याद रखना कि जो OH, जिसमें OH जुड़ा होता है ना, वो हमारा क्या होगा, वो होता है हमारा बेस, ठीक है। जैसे NaOH और KOH, इन दोनों में ही OH जुड़ा हुआ है, तो ये हमारे बेस हो गए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है वीक बेस। वीक बेस क्या होते हैं, देखो, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये CaOH का उल्टा ट्वाइस है ना, ये, और ये याद आ रहा होगा, ये लास्ट चैप्टर में भी हम पढ़ चुके हैं, फर्स्ट चैप्टर में भी हम पढ़ चुके हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। और मैंने उस समय बताया था कि काफ़ी चीज़ें रिवाइज होती रहती हैं, इतना मुश्किल नहीं है, इतना इतना मुश्किल नहीं है चीज़ों को लर्न करना, कुछ चीज़ें रिवाइज होती रहती हैं, ठीक है। और ये देखना
जो हमने कई फॉर्मूले ऐसी चीज़ें हैं जो हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ी हैं वो हम सेकंड चैप्टर में भी पढ़ेंगे काफ़ी सारी चीज़ों को। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है और ये थोड़ा सा वीक एसिड होता है, ठीक है, सॉरी वीक बेस होता है। उसके बाद एग्जाम्पल है ये और काफ़ी सारे भी हो सकते हैं, एक्सेट्रा है, एक्सेट्रा लिख दो, और भी हो सकते हैं, जैसे MgOH का होल ट्वाइस, ये भी हो सकता है, और बता देंगे हम। अब आगे देख लेते हैं एल्कलाइज। एल्कलाइज क्या होते हैं, ठीक है, एल्कलाइज क्या होते हैं, तो इसमें लिखा है वाटर सॉल्युबल बेस इज कॉल्ड एल्कलाइज। वाटर सॉल्युबल बेस इज कॉल्ड एल्कलाइज, यानी कि वो बेस जो पानी में सॉल्युबल होते हैं, यानी कि वो बेस जो पानी में घुल जाएं, उनको हम कहते हैं एल्कलाइज, ठीक है। ये एल्कलाइज भी बेस होते हैं, वो बेस जो पानी में सॉल्युबल है उनको हम कहते हैं एल्कलाइज, ठीक है। चलिए अब उसके बाद नेक्स्ट, ये तो हो गया एसिड और बेस कंप्लीट हो गया, उसके बाद नेक्स्ट पेज पर चलते हैं, ठीक है। तो अब देख लेते हैं हम, एसिड और बेस तो हो गया, अब सॉल्ट के बारे में पढ़ लेते हैं, सॉल्ट क्या होते हैं, ठीक है। तो डेफिनेशन पहले देख लेते हैं। दीज आर द compounds these are the compounds formed from the reaction of acid and base। क्या है वो कंपाउंड जो एसिड और बेस की रिएक्शन कराने पर बनते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, सॉल्ट कहते हैं। जैसे एग्जांपल ले लो, पेन का कलर चेंज कर लूँ, एग्जांपल जैसे कि NaCl, ये क्या हो गया, सोडियम क्लोराइड, ठीक है, सोडियम क्लोराइड, और KCl या पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम पोटेशियम क्लोराइड, ठीक है ना। तो ये एग्जाम्पल हो गए, और भी बहुत सारे होते हैं सॉल्ट। तो ये होता है आपका कॉमन सॉल्ट, घरों में जो यूज़ होता है, नमक, वो होता है कॉमन सॉल्ट, ठीक है। सोडियम क्लोराइड होता है वो। इसकी रिएक्शन देख लेते हैं आप, रिएक्शन अभी डेफिनेशन में हमने क्या पढ़ा, एसिड और बेस की जब रिएक्शन कराते हैं तो एसिड बनते हैं। एक एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं, ठीक है ना। एक रिएक्शन और देख लेते हैं, जैसे एक एसिड, इसका वैसे फॉर्मूला होता है एसिड प्लस बेस, जब इनकी रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा, सॉल्ट बनता है प्लस H2O, ठीक है ना। ये सॉल्ट है, ये H2O है। जैसे कि HCl लिया, HCl की रिएक्शन NaOH के साथ करा दी, ये एसिड हो गया, ये बेस हो गया। जब इन दोनों की रिएक्शन कराई तो क्या होगा, देखो इस तरीके से, ये Cl और Na ये आपस में मिल के ना सोडियम क्लोराइड सॉल्ट बना लेंगे, और यहाँ पर ये OH है, ये H है, ये मिल जाएंगे तो क्या होगा, H2O, ठीक है। इस तरीके से क्या होगा, सॉल्ट बन जाएगा। ये क्या हो गया, सोडियम क्लोराइड हो गया, ठीक है। इस तरीके से बहुत सारी रिएक्शंस हैं। तो सॉल्ट का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, सॉल्ट को एक दोबारा से समझ लो। जब एसिड और बेस की रिएक्शन कराते हैं जो कंपाउंड बनता है उसको ही हम सॉल्ट कहते हैं, ठीक है। ये इसके एग्जाम्पल हो गए। चलिए अब आगे चलते हैं, रिएक्शंस पढ़ लेते हैं, एसिड और बेस की केमिकल रिएक्शन, यानी कि केमिकल प्रॉपर्टी, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस, एसिड और बेस की केमिकल रिएक्शन, ठीक है। तो इसमें इसमें नेक्स्ट है द रिएक्शन ऑफ मेटल विद, यानी कि जो मेटल की रिएक्शन हम एसिड और बेस के साथ दोनों के साथ कराएंगे। तो यहाँ पर है एसिड लिख देते हैं, दोनों की एक ही पेज पे करा देते हैं, ज़्यादा बड़ी रिएक्शन नहीं है, और यहाँ पर बेस, ठीक है। तो यहाँ पर एसिड हो गए और यहाँ पर बेस हो गए। अब
यहाँ पर चलो पहले फॉर्मूला एक एक फॉर्मूला टाइप का लिख देते हैं रिएक्शन का। एसिड और मेटल के साथ करा रहे हैं रिएक्शन, तो क्या होगा, सॉल्ट बनेगा प्लस हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस, ठीक है। तो उसके बाद बेस प्लस मेटल, ठीक है। बेस ले लिया, यहाँ पर एक बेस हो गया, ये एस मत लगाओ, एक सेकंड, बेस हो गया मेटल, इसकी रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा, सॉल्ट होगा प्लस हाइड्रोजन गैस, ठीक है ना, हाइड्रोजन गैस हो गया। तो ये इस तरह दोनों की देखो रिएक्शन सेम है। एसिड और बेस के रिएक्शन मेटल के साथ कराते हैं तो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बनता है, इतना याद रखना है, ठीक है। अब एसिड की रिएक्शन कर लेते हैं एक एग्जांपल, जैसे HCl है, HCl को लिया और जिंक के साथ इसकी रिएक्शन करा दी, तो क्या होगा, जिंक क्लोराइड प्लस H2, HCl प्लस जिंक क्लोराइड प्लस H2, तो ये क्या हो गया, ये तो देखो सॉल्ट हो गया, ठीक है, ये बनता है जिंक क्लोराइड, सॉल्ट बन गया। ये हो गया हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस आप जानते हैं जिंक क्लोराइड कहते हैं इसको, ठीक है। और फिर फॉर्मूले किस तरीके से बनते हैं, कंपाउंड्स किस तरीके से बनते हैं, जो हमने फर्स्ट चैप्टर में भी कराया है इसके, इससे पहले वाले चैप्टर में कराया था और 9th क्लास में भी है ये, ठीक है। तो इसको बैलेंस कर लो, बैलेंस करना भी हमने बताया, तो यहाँ पर 2 का इंटू कर देंगे तो बैलेंस हो जाएगी ये। हाँ तो और ये कंप्लीट हो गया। उसके बाद बेस देख लेते हैं, बेस को जैसे NaOH ले लेते हैं और सोडियम के साथ रिएक्शन कराते हैं तो क्या होगा, सोडियम जिंकेट देखो यहाँ पर सोडियम जिंकेट बनता है, थोड़ा अजीब सा फॉर्मूला है, यानी अजीब क्या, थोड़ा सा टिपिकल है, एक ही बार यूज हुआ है ये, तो इस थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, ठीक है, एक ही बार यूज होगा ये, तो थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत कर लेना इसको, ठीक है। तो ये इसको कहते हैं सोडियम जिंकेट, यहाँ पर ये सॉल्ट है, ये हाइड्रोजन गैस निकल रही है, ठीक है, सोडियम जिंकेट इसका नाम होता है। तो जब सोडियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन जिंक के साथ कराते हैं तो सोडियम जिंकेट और हाइड्रोजन गैस बनती है। इसको बैलेंस कर लो, देखो टू टू टू, यानी ऑक्सीजन हाइड्रोजन और सोडियम दोनों तीनों ही 2 है, तो यहाँ हम 2 का इंटू कर देंगे और ये बैलेंस हो गई, ठीक है। उसके बाद आगे है हाइड्रोजन गैस रिलीज कैन बी टेस्टेड by wearing a burning candle near gas bubble. It burst with a pop sound. क्या होता है, हाइड्रोजन जो ये देखो, ये दोनों में देखो, दोनों में यहाँ पर भी हाइड्रोजन गैस निकल रही दोनों, और यहाँ पर भी निकल रही, दोनों ही रिएक्शन में हाइड्रोजन गैस निकल रही। हाइड्रोजन गैस को टेस्ट कैसे करते हैं, पता कैसे लगाएंगे कि हाइड्रोजन गैस निकल रही है, तो उसके लिए क्या है कि हाइड्रोजन गैस के बबल्स निकलेंगे, तो आप जो है एक मोमबत्ती को बबल्स के पास ले जाओगे तो क्या होगा, वो पप साउंड करके फट जाएंगे, ठीक है ना, पप साउंड करके खत्म हो जाएंगे बबल्स, तो इससे पता चलता है वो हाइड्रोजन गैस निकल रही है। ये हाइड्रोजन गैस का एक तरीके से टेस्ट भी हो गया, ठीक है ना। अब चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। अब है the reaction of metal carbonates and metal hydrogen carbonates with acid or base। इन एसिड और बेस के साथ इन दोनों की रिएक्शन कराएंगे। देखो मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट जो होता है, एक मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट जो होता है, और मेटल कार्बोनेट यानी कि मेटल और कार्बोनेट है इसमें, ठीक है, Na2CO3, ये सोडियम कार्बोनेट होता है। और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट इसका फॉर्मूला याद कर लो, सॉरी Na2 होता है यहाँ पे, ठीक है, और ये होता है NaHCO3, ठीक है। दो फॉर्मूले ये याद करने पड़ेंगे, मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के, ठीक है। अब तो सबसे पहले हम करवा लेते हैं रिएक्शन इन द मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट की रिएक्शन बेस के साथ करा लेते हैं, ठीक है। तो बेस के साथ करा के देख लेते हैं क्या होता है। तो जब बेस रिएक्शन यहाँ लिख देता हूँ मैं, बेस प्लस
मेटल कार्बोनेट, इन दोनों में से कुछ भी होगा, ठीक है ना। मेटल कार्बोनेट, चलो मैं इस तरीके से लिख देता हूँ इसको साफ करके, Na2CO3 और NaH, इन दोनों में से किसी के भी साथ रिएक्शन कराओगे सेम रिएक्शन होगी। तो बेस के साथ जब रिएक्शन कराते हैं तो क्या होता है, इन दोनों की रिएक्शन जब बेस के साथ कराएंगे तो क्या होगा, नो रिएक्शन, कोई भी रिएक्शन नहीं होगी, ठीक है ना, कोई भी रिएक्शन नहीं होगी। लेकिन अगर हम एसिड के साथ इसकी रिएक्शन कराते हैं, एसिड के साथ, तो देखो क्या होगा, एसिड प्लस Na2CO3 और या फिर NaHCO3, इन दोनों की रिएक्शन जब एसिड और मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट की रिएक्शन जब कराएंगे तो क्या होता है, सॉल्ट बनेगा, सॉल्ट प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, ये जानते हैं आप, और वाटर। ये फॉर्मूला याद रखना, ठीक है ना। ये एसिड की रिएक्शन जब मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ कराते हैं तो सॉल्ट बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी और हाइड्रोजन गैस, ओ सॉरी हाँ पानी बनता है, सॉरी वाटर। तो इसकी रिएक्शन देख लेते हैं, एग्जाम्पल समझ लेते हैं क्या है। जैसे HCl की रिएक्शन ली, ठीक है ना, HCl की रिएक्शन, एक काम करते हैं पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ। जब HCl लिया हमने, HCl, इसकी रिएक्शन हमने करा दी, पहले इसको ले लो सोडियम कार्बोनेट को, Na2CO3, तो क्या होगा, तो वो सॉल्ट बनेगा, ठीक है ना। सॉल्ट क्या होगा, सॉल्ट क्या होता है आप लोग जानते हैं, नहीं जानते तो चलो अभी सॉल्ट हम ही आगे इस चैप्टर में ही हम पढ़ेंगे आगे। तो ये इतना समझ लो, यहाँ पर ये क्लोरीन और सोडियम मिलकर सॉल्ट बनाएंगे, ठीक है। सॉल्ट के बारे में अभी हम और पढ़ेंगे आगे। तो ये यहाँ पर सॉल्ट सॉल्ट निकल आएगा, थोड़ा सा याद कर लो, बाकी पूरा चैप्टर जब तक कंप्लीट होगा ना तो ये चीज़ सीख जाओगे सॉल्ट क्या होता है। तो जब वैसे इसको कॉमन सॉल्ट कहते हैं NaCl, ठीक है ना। और बाकी का क्या बचा है यहाँ पर, कार्बन डाइऑक्साइड निकलनी, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 और एक वाटर मॉलिक्यूल भी निकलेगा, ठीक है ना। अब इसको बैलेंस कर लेते हैं, Na कितने यहाँ पर 1 है, यहाँ पर कितने 2 है, कार्बन बैलेंस है, हाइड्रोजन कम है ना। चलो पहले इसको ही बैलेंस कर लेते हैं, सोडियम को, सोडियम कितना 2 है यहाँ पर, तो यहाँ पर भी 2 लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। यहाँ पर जब 2 लगा दिया है, 2 का इंटू कर दिया है, तो Cl कितने हो गए, यहाँ पर 2 हो गए, यहाँ पर कितना है, यहाँ पर 1 है Cl, तो यहाँ पर भी 2 का इंटू करना पड़ेगा। अब देखो बैलेंस हो गई है, ठीक है ना। अब सारी चीज़ें देखोगे, हाइड्रोजन कितने यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी 2 है, कार्बन कितने यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है, ऑक्सीजन कितने हैं यहाँ पर 3 है, तो यहाँ पर भी 3 ऑक्सीजन, ठीक है ना, ऑक्सीजन यहाँ पर भी 3 है। तो ये रिएक्शन हो गई। अब बिल्कुल ऐसी रिएक्शन है, एक और रिएक्शन देख लो, जैसे HCl की रिएक्शन जब मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ कराएंगे, तो मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट लिख लेते हैं NaHCO3, जब इसके साथ कराएंगे वही सेम रिएक्शन रहेगी, NaCl, सोडियम क्लोराइड अलग निकलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी और वाटर मॉलिक्यूल बनेंगे, ठीक है ना, पानी अलग निकल जाएगा। तो बैलेंस करके देख लो, ये रिएक्शन देखो बैलेंस है, हाइड्रोजन कितने यहाँ पर 1 है, एक ये हो गया, एक ये हो गया, तो हाइड्रोजन 2 हो गए और बाकी सारा सब सेम है, ठीक है ना, बैलेंस भी है। तो ये रिएक्शन हो गई, ठीक है ना। तो ये याद रखना, यहाँ पर दोबारा से थोड़ा सा देख लो, बेस के साथ जब रिएक्शन कराते हैं मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट की, तो रिएक्शन नहीं होती है। एसिड के साथ कराते हैं तो सॉल्ट बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनता है, ठीक है ना। ये दोनों दोनों ही के साथ एग्जाम्पल हो गए, ठीक है यहाँ पर। अच्छा, उसके बाद अब ये एक और चीज है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल रही है, कार्बन डाइऑक्साइड, तो उसके लिए जो है एक टेस्ट है कि जैसे कि लास्ट सेक्शन में हमने पढ़ा था, लास्ट सेक्शन में क्या हो रहा था,
लास्ट रिएक्शन में हाइड्रोजन हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही थी। हाइड्रोजन गैस किस तरीके से चेक करते हैं वो मैंने बताया था मोमबत्ती के द्वारा। अब यहाँ पर क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है, तो उसको चेक किस तरीके से किया जाता है, इसका रिएक्शन है। ठीक है, तो देख लेते हैं, नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। ठीक है, तो देखो मैं लिख देता हूँ। जब यहाँ पर ये डायग्राम है, अभी इसके बारे में बात करेंगे, पहले देख लो यहाँ पर। जब कार्बन डाइऑक्साइड कैन बी टेस्टेड बाय पासिंग इट थ्रू लाइम वाटर। ठीक है ना, किसको किस तरीके से चेक किया जाता है, इसको लाइम वाटर से जब गुजारेंगे तो क्या होगा, तो देखते हैं, इसकी रिएक्शन पढ़ लेते हैं। देखो लाइम वाटर क्या है, CaOH का होल ट्वाइस। कुल मिला के ये लाइम वाटर को इस तरीके से समझ लो, जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन को, एक्यूस स्टेट को ही क्या कहेंगे, ये लाइम वाटर कहेंगे। ठीक है, तो ये मैंने अभी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की जो रिएक्शन थी वो मैंने लास्ट चैप्टर में भी बताई थी, है ना, ये किस तरीके से बनता है, क्या होता है। तो इस तरीके से समझ लो, जब जो कैल्शियम ऑक्साइड को जो पानी में डाला जाता है तो उसमें से क्या होता है, हीट निकलती है। ठीक है ना, तो जो उसमें क्या होगा, तो थोड़ी देर बाद वो जब उस सॉल्यूशन को रख दोगे, ठंडा हो जाएगा, तो क्या होगा, जो वाइट कलर का पाउडर है वो नीचे बैठ जाएगा। वाइट कलर का पाउडर है वो नीचे बैठ जाएगा, और ऊपर है ना बिल्कुल साफ पानी दिखाई देगा, उसी को हम लाइम वाटर कहेंगे। तो वो पानी की तरीके से होगा बिल्कुल, ठीक है ना, समझ गए, वो बिल्कुल पानी जैसा होगा, बिल्कुल पानी के जैसे कलर होगा, उसको लाइम वाटर कहेंगे। वो किस में बनता है, जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा और सारा वाइट कलर का जो मटेरियल है वो नीचे बैठ जाएगा। ठीक है, अब उसमें जब हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास करते हैं, जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास करेंगे तो क्या होगा, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा। ये क्या हो गया, कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, ये कैल्शियम कार्बोनेट हो गया, और इसमें एक चीज़ और बनती है, H2O। यहाँ पर H2O और कर लो। ठीक है, H2O यहाँ लिख दिया मैंने। ठीक है, H2O है ये। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करता है तो कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा और वाटर बनता है। ठीक है, ये समझ लो। तो क्या होगा, जो इसकी वजह से, कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से क्या होगा, मिल्क, लाइम वाटर टर्न मिल्की। लाइम वाटर जो है क्या हो जाएगा, इसकी वजह से लाइम वाटर टर्न मिल्की, सॉरी मिल्की। लाइम वाटर जो है मिल्की हो जाएगा, यानी वाइट कलर का हो जाएगा, दूधिया कलर हो जाएगा उसका। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से। मैंने बताया वो क्या है कि वो उसका कलर शुरुआत में, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जो कलर होगा वो उसका पानी होगा, वो बिल्कुल पानी के जैसे, कोई भी कलर नहीं होगा उसमें। और जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड पास करेंगे उसमें से, तो वो वाइट कलर का हो जाएगा, वो सॉल्यूशन वाइट कलर का हो जाएगा। ठीक है, तो उससे पता चलता है जी कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट कर गया है ये, उससे पता चल रहा है कि यानी कि इस रिएक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल रही है। ठीक है, एक और रिएक्शन देख लो। एक और रिएक्शन है कि जब जो है ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड पास कर देते हैं, व्हेन एक्सिस CO2 CO2 इज पास्ड। जब ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड पास कर देंगे तो क्या होगा, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस CO2 प्लस H2O। देखो यहाँ पे, जब कैल्शियम का इसी इसी यही रिएक्शन में क्या हो रहा है, जब ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड जब सप्लाई मिल जाएगी, ज़्यादा पास हो जाएगी, तो क्या होगा, ये कैल्शियम कार्बोनेट कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के साथ दोबारा से रिएक्शन करेगा और एक नया कंपाउंड बनेगा, HCO3 का होल ट्वाइस। इससे क्या होगा, ये जो कंपाउंड बन रहा है ना, इससे क्या होगा, मिल्कीनेस डिसअपेयर हो जाएगी, मिल्कीनेस डिसअपेयर।
यानी कि जो पानी का कलर वाइट कलर का हो गया था, मिल्की मिल्की कलर हो गया था, वो खत्म हो जाएगा, डिसअपेयर हो जाएगा, ठीक है ना। वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा जब ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड सप्लाई कर देंगे। अब इसको देख लो, ये जो डायग्राम है इसको देख लेते हैं। देखो यहाँ पर सोडियम कार्बोनेट है, सोडियम कार्बोनेट है, ये टेस्ट ट्यूब है। कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर, क्योंकि इसमें जो है डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ये वही रिएक्शन है जो पीछे। ये क्या है यहाँ पर, देखो पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ मैं। ये इसमें क्या है, ये तो हो गया HCl, और ये सोडियम कार्बोनेट हो गया Na2CO3, है ना। अब जब इसमें जैसे ही हम दोनों को मिक्स करते हैं, जैसे ही सोडियम क्लोराइड या सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट और HCl को जैसे ही मिक्स करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड के बुलबुले निकलना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। अब ये इस टेस्ट ट्यूब को क्या कर रखा है, बंद कर रखा हमने, ठीक है। इसको बंद कर रखा, कहीं से गैस नहीं निकल पाए, और एक पाइपलाइन के जरिए ये एक पाइप डाल दिया है, तो गैस निकलेगी तो इस पाइप के जरिए ये यहाँ से होती हुई ये इस वाली टेस्ट ट्यूब में आ जाएगी। यहाँ पर क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन लिया है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन है, ठीक है ना। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन होगा तो वो क्या होगा, जैसे ही गैस इसमें आएगी तो ये वाइट कलर का हो जाएगा। ये भी टेस्ट ट्यूब है, ठीक है, डिलीवरी ट्यूब कहते हैं इसको, ठीक है। और ये स्टैंड है। तो ये रिएक्शन का पूरा एक सेटअप तैयार किया गया है कि इस तरीके से ये रिएक्शन होती है। समझ में आया, HCl है इसमें यहाँ पर, और सोडियम कार्बोनेट है, रिएक्ट कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है, और कार्बन डाइऑक्साइड निकलने के बाद यहाँ पर ये टेस्ट ट्यूब में आ रही है, और ये सोडियम हाइड्रोक्साइड का कलर क्या हो रहा है, मिल्की कलर हो रहा है, ठीक है। तो ये रिएक्शन कंप्लीट हो गई है। अब नेक्स्ट आगे देख लेते हैं। अब है द रिएक्शन ऑफ मेटालिक ऑक्साइड विद एसिड, मेटालिक ऑक्साइड की रिएक्शन एसिड के साथ, ठीक है ना। मेटालिक ऑक्साइड और एसिड की रिएक्शन कराएंगे। सबसे पहले ये समझ लो कि मेटालिक ऑक्साइड क्या होते हैं। मेटालिक ऑक्साइड आर बेसिक, ये मेटालिक ऑक्साइड जो होते हैं बेसिक होते हैं, यानी कि ये बेस जैसी प्रॉपर्टी होती है इनके अंदर, ठीक है। वो बेस जैसे होंगे, ठीक है। तो बेसिक का मतलब क्या होगा, बेस जैसे होंगे, बेस की तरीके से बिहेव करेंगे ये। तो द रिएक्शन ऑफ मेटालिक ऑक्साइड विद एसिड किस तरीके से करेंगे देखते हैं अब। इसके एग्जाम्पल देख लो। सबसे पहले कैल्शियम ऑक्साइड होता है, ये क्या, मेटालिक ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है, ये दो हो गए, और भी बहुत सारे हैं। तो मेटालिक ऑक्साइड में क्या होता है, एक मेटल होता है और ऑक्सीजन जुड़ा होता है उसके साथ में, ठीक है। मेटल एटम और ऑक्सीजन एटम आपस में जुड़े होते हैं, तो मेटालिक ऑक्साइड होता है, ठीक है। तो इसकी रिएक्शन देख लेते हैं। रिएक्शन से पहले एक चीज देख लो आप लोग, मैं पेन का कलर चेंज करके आपको एक रिएक्शन बताता हूँ जो हमने लास्ट पहले भी पढ़ चुके हैं। शुरुआत में सॉल्ट के बारे में हम जब पढ़ा था, सॉल्ट क्या होते हैं, तो सॉल्ट की डेफिनेशन निकल के आई थी कि जो एसिड और बेस की रिएक्शन कराने पर जो बनता है वो सॉल्ट होता है। इसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी कहते हैं। तो क्या बनता है, एसिड और बेस की रिएक्शन कराते हैं तो सॉल्ट और वाटर बनता है, ठीक है। याद रखना, एसिड और बेस को मिक्स कर देंगे तो सॉल्ट बन जाएगा, ठीक है। इस रिएक्शन को याद रखना। इस रिएक्शन से काफ़ी, एक तो इसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन आगे पढ़ेंगे हम, ठीक है। और अभी इस पर है ना, इसी पर ये वाली रिएक्शन होगी, ठीक है। ये ज़रूरत है अभी हमको, इस वजह से मैंने बताया आपको। तो यहाँ पर मैंने बताया आपको एसिड के साथ करा रहे हैं, मेटालिक ऑक्साइड की एसिड के साथ। मेटालिक ऑक्साइड की एसिड के साथ रिएक्शन होगी, ध्यान रख लेना, बेस के साथ नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, अब ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि मेटालिक ऑक्साइड की रिएक्शन बेस के साथ करा दे तो क्या होगा। क्यों नहीं होगी, उसका रीजन देखो। क्योंकि मेटालिक ऑक्साइड किसकी तरीके से बिहेव करेंगे, बेस की तरीके से ना। तो देखो यहाँ पर एक फॉर्मूला लिख देता हूँ, मेटालिक ऑक्साइड प्लस एसिड सॉल्ट बनता है, और वाटर H2O, ठीक है ना। अब ये तो हो गया एसिड, ये एसिड है, ये मेटालिक ऑक्साइड, ये बेसिक होता है, ठीक है ना। तो एक तरीके से ये
बेस और एसिड की रिएक्शन हो गई, ये वाली रिएक्शन क्या हो गई, एसिड और बेस की रिएक्शन हो गई एक तरीके से, ठीक है ना, समझ रहे हो ना। अब क्योंकि ये बेसिक होता है तो बेसिक की रिएक्शन बेस के साथ नहीं हो सकती है, आप समझ रहे हैं, ठीक है ना। और आगे एक और रिएक्शन है अभी इसके बाद, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड की बेस के साथ रिएक्शन है, तो और समझ जाएंगे। अभी इसको और देख ले, इसको कंप्लीट कर लेते हैं। मेटेलिक ऑक्साइड जैसे CaO, कैल्शियम ऑक्साइड जानते हैं आप लोग। HCl ले लिया हमने एसिड में, क्या बनेगा, कैल्शियम और क्लोरीन आपस में मिलकर कैल्शियम क्लोराइड बनाएंगे और वाटर बन जाएगा, ठीक है ना। ये अब देखो इसको बैलेंस कर लेते हैं, यहाँ पर कैल्शियम क्लोरीन कितने हैं 2 है, हाइड्रोजन कितने हैं 2 है, तो हम क्या करें यहाँ पर 2 का इंटू कर देते हैं, तो ये क्या होगी, बैलेंस रिएक्शन बैलेंस हो जाएगी, ठीक है। चलो, तो ये तो कंप्लीट हो गई, कैल्शियम क्लोराइड बन गया, ठीक है, कंप्लीट हो गई। अब नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। द रिएक्शन ऑफ, सॉरी, तो द रिएक्शन ऑफ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, द रिएक्शन ऑफ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड विद बेसिस, ठीक है। सबसे पहले ये समझ लो कि नॉन मेटेलिक ऑक्साइड जो, क्यों नॉन मेटेलिक ऑक्साइड क्या होते हैं, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड एसिडिक होते हैं। जैसे कि मेटेलिक ऑक्साइड वहां पर क्या थे, मेटेलिक ऑक्साइड वहां पर बेसिक थे, ये एसिडिक होते हैं। तो एसिड कुल मिला के ये है एसिड और बेस की रिएक्शन हो रही है, ठीक है ना। तो ये याद रखना, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड एसिडिक होते हैं। तो इसको रिएक्शन करते हैं, चलो अब नॉन मेटेलिक, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड प्लस बेस। नॉन मेटेलिक ऑक्साइड देखो, दोबारा समझ लो, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड बेसिक एसिडिक होते हैं, तो एसिडिक है यानी कि इनकी रिएक्शन बेस के साथ ही होगी, ठीक है ना, समझ में आ रहा है अब। हाँ, तो सॉल्ट बनता है प्लस H2O। नॉन मेटेलिक ऑक्साइड क्या हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड, एक CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, और बेस हमने ले लिया कैल्शियम कार्बोनेट। अब ये रिएक्शन आप लोग पढ़ चुके हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ होती है, तो क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट बनता है, कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर बनता है, ठीक है ना। ये जानते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, और पीछे हम कर चुके हैं इस रिएक्शन को, तो ज़्यादा हम बात नहीं करेंगे इसके ऊपर, ठीक है। तो ये हो गई, दो रिएक्शन हो गई हमारी, द रिएक्शन ऑफ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड विद बेसिस और मेटेलिक ऑक्साइड विद एसिड। समझ में आया, अलग अलग क्यों, एक की रिएक्शन एसिड के साथ हो रही है, एक की रिएक्शन बेस के साथ हो रही है, ठीक है। अब नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। तो अब ये एक चार्ट दिया है इस वाले पेज पर मैंने, क्या है कि रिएक्शन ऑफ एसिड, ये यहाँ पर एसिड की रिएक्शन होती है, जैसे ये यहाँ पर है मेटल कार्बोनेट की, जब मेटल कार्बोनेट के साथ कराते हैं तो सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, ठीक है ना। उसके बाद मेटल की सबसे पहले कराई थी, तब भी सॉल्ट और हाइड्रोजन बनता है। और ये वाली, ये दोनों रिएक्शन, ये फर्स्ट और थर्ड रिएक्शन, मेटल हाइड्रोजन कार्बन और मेटल कार्बोनेट सेम ही रिएक्शन है, ठीक है, दोनों की साथ में कराई थी, सॉल्ट और कार्बन डाइऑक्साइड वाटर। मेटेलिक ऑक्साइड की भी कराई है अभी हमने लास्ट पेज पर ही, ठीक है, मेटेलिक ऑक्साइड तो अभी सॉल्ट और वाटर बनता है। और एसिड और बेस की रिएक्शन तो हम बार बार बात कर ही रहे हैं इसकी, एसिड और बेस की रिएक्शन करते हैं तो सॉल्ट और वाटर, सॉल्ट और वाटर बनता है, ठीक है। तो सभी में कॉमन क्या है, देख रहे हो, सभी में सॉल्ट बन रहा है, जितनी जितनी हमने रिएक्शन अभी तक पढ़ी है सभी में सॉल्ट बन रहा है, ठीक है, ये कॉमन है, ठीक है। उसके बाद रिएक्शन ऑफ बेसिस, जितनी हमने रिएक्शन करी है उसका चार्ट है, मेटल के साथ सॉल्ट और हाइड्रोजन बनता है, मेटल कार्बोनेट के साथ नो रिएक्शन होती है, ठीक है ना। और मेटल हाइड्रोजन के कार्बोनेट, इन दोनों को साथ में कराया था मैंने, ठीक है ना। तो इन दोनों के साथ नो रिएक्शन होती है और सॉल्ट बनेगा। वैसे ही सारी रिएक्शन, जैसे एसिड की रिएक्शन है उसी तरीके से बेस की रिएक्शन है। जब बेस और एसिड की रिएक्शन कराएंगे सॉल्ट वाटर, और बेस की नॉन मेटेलिक ऑक्साइड के साथ कराते हैं तो सॉल्ट और वाटर बनता है, ठीक है। अभी लास्ट पेज पे ही कराई है, तो ये कंप्लीट है।
ठीक है, चार्ट थोड़ा सा माइंड सेट हो जाए आपका किस तरीके से क्या होता है। तो ये मतलब एक पेपर ही पर आप सारी रिएक्शन का रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अब एसिड और बेस इन वाटर सॉल्यूशन, एसिड और बेस वाटर सॉल्यूशन में कैसे होते हैं, क्या क्या रिएक्शन करते हैं, उसके बारे में देखते हैं। तो एसिड्स प्रोड्यूस H+ आयन इन प्रेजेंस ऑफ वाटर। एसिड्स क्या है, वाटर में H+ आयन प्रोड्यूस करते हैं। H+ आयन कैन नॉट एग्जिस्ट अलोन, दे एग्जिस्ट एज H3O+, इसको कहते हैं हाइड्रोनियम आयन। को सबसे पहले ये समझ लो कि वाटर में वाटर में एसिड जो है H+ आयन देते हैं, लेकिन H+ आयन जो है एक एक अकेला नहीं रह सकता, एक अकेला नहीं रह सकता। वो किस फॉर्म में, H3O+ की आयन फॉर्म में, हाइड्रोनियम आयन की फॉर्म में रहता है। तो इसको रिएक्शन से समझ लेते हैं। जैसे H+ है, वो क्या करेगा, वाटर के साथ दोबारा रिएक्शन करके हाइड्रोनियम आयन बनाएगा H3O+। ठीक है, और इस रिएक्शन को दूसरी तरीके से समझ लेते हैं, एक और रिएक्शन, जैसे कि HCl है, अगर हम उसको पानी में मिलाते हैं तो क्या होता है, H3O+ और Cl-। ठीक है, तो क्या होगा, एसिड को जब वाटर में मिलाएंगे तो हाइड्रोनियम आयन और क्लोरीन आयन, ये दो आयन बनेंगे। ठीक है, और उसके अब आगे देख लेते हैं बेसिस क्या करते हैं। वेस क्या करते हैं, वेस व्हेन dissolve in water, dissolve in water gives OH आयन। ठीक है, जब वेस को पानी में डिसॉल्व करते हैं तो ये OH आयन देते हैं, OH नेगेटिव आयन देते हैं। ठीक है, तो इसकी रिएक्शन देख लेते हैं क्या होता है। NaOH को जब पानी में मिलाएंगे तो क्या होगा, H2O यहाँ पर लिखेंगे, Na+ अलग हो जाएगा और OH आयन अलग हो जाएगा। ठीक है, H2O को ऊपर एरो के ऊपर क्यों लिखा, यहाँ पर क्यों लिखा, क्योंकि ये रिएक्शन में पार्ट नहीं ले रहा है। ठीक है ना, इसलिए अलग से लिखा है इसको। जैसे MgOH का होल ट्वाइस, अब इसका क्या होगा, Mg+2 प्लस 2OH आयन। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, एक प्लस आयन बन रहा है और ये OH नेगेटिव आयन बन रहा है। ठीक है, तो बेस को जब हम पानी में डिसॉल्व करते हैं तो OH नेगेटिव आयन देते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। अब है इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स क्या होते हैं, इसको देखते हैं कि इंडिकेटर्स आर द सबस्टेंस, indicator are the substance that change their color or odor when added into an acid or alkaline solution. Indicator can be classified as natural, synthetic indicator, olfactory indicator और universal indicator। ठीक है, तो ये तो डेफिनेशन होगी, इसको समझ लेते हैं। इंडिकेटर वो सबस्टेंस होते हैं जो एसिड और बेस में ऐड करने पर क्या होता है, या तो उनका कलर चेंज हो जाएगा या उनकी जो स्मेल है वो चेंज हो जाएगी। ठीक है ना, ये तो हो गया इंडिकेटर। और उसके बाद जो दे रखा है यहाँ से फुल स्टॉप के बाद, इंडिकेटर कैन बी क्लासिफाइड एज नेचुरल, सिंथेटिक, ऑलिफैक्टरी और यूनिवर्सल इंडिकेटर। ठीक है, तो ये तीन तरीके के होते हैं बेसिकली, नेचुरल, सिंथेटिक और ऑलिफैक्टरी, और यूनिवर्सल इंडिकेटर अलग से होता है। इसकी डेफिनेशन अभी बता देते हैं, नीचे ही दे रखी है। ठीक है, तो इंडिकेटर क्या होते हैं, इंडिकेटर वो सब्सटेंसेस होते हैं जिनको एसिड और बेस में ऐड करने पर या तो उनका कलर चेंज हो जाएगा या उनकी स्मेल चेंज हो जाती है। एल्कलाइन सॉल्यूशन क्या है, एल्कलाइन सॉल्यूशन, आप कंफ्यूज मत होना, एल्कलाइन सॉल्यूशन बेस को ही कहते हैं। एल्कलाइन बताया था, तो वो बेस जो पानी में सॉल्युबल होते हैं उनको एल्कलाइन बोलते हैं। ठीक है ना, तो ये एल्कलाइन सॉल्यूशन बेस ही है।
उसके बाद नेक्स्ट यूनिवर्सल इंडिकेटर। यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या होता है? टू जज हाउ स्ट्रॉन्ग अ गिवन एसिड और इज बेस, a universal indicator is a mixture of several indicators. It show different color at different concentration of H plus ions in the solution. तो ये कि यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या होता है कि ये सबसे पहले ये है टू टू जज हाउ स्ट्रॉन्ग अ गिवन एसिड और बेस, यानी कि इसको पता लगाने जज करने के लिए काम में आता है कोई भी एसिड या बेस है कितना स्ट्रॉन्ग है, ठीक है ना, कितना स्ट्रॉन्ग है ये पता करना। और और ये यूनिवर्सल इंडिकेटर कई इंडिकेटर का मिक्सचर होता है, इज अ मिक्सचर ऑफ सेवरल इंडिकेटर, कुछ इंडिकेटर्स का मिक्सचर होता है। इट्स सो डिफरेंट कलर एट डिफरेंट कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन, यानी कि ये अलग अलग H प्लस आयन कंसंट्रेशन में अलग अलग कलर दिखाता है। इसको अभी हम देखेंगे आगे, इसके बारे में अलग अलग कलर किस तरीके से आते हैं ये हम देखेंगे। अभी सिर्फ अभी इंडिकेटर के बारे में देख लेते हैं, ठीक है। ये कल अपने आप ही टॉपिक आ जाएगा बीच में कि अलग अलग कलर किस तरीके से दिखा रहा है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। देखिए यहाँ पर ये एक टेबल बना के मैंने दिखाया है, टेबल से थोड़ा समझने में आसानी होगी, और मैं पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ, रेड। हाँ, तो यहाँ पर सीरियल नंबर दे रखा है ना, और ये है इंडिकेटर हैं ये, और ये स्मेल कलर इन एसिड सॉल्यूशन, ये एसिड में क्या हो रहा है, स्मेल कलर इन बेस सॉल्यूशन, बेसिक सॉल्यूशन, ठीक है। ये तो ये इंडिकेटर है, ये सीरियल नंबर है हमारे, ये सीरियल नंबर है, ये इंडिकेटर है। तो देखो सबसे पहले ये है 1 से लेकर 4 तक नेचुरल इंडिकेटर, ठीक है, नेचुरल इंडिकेटर। तो सबसे पहले लिटमस, लिटमस क्या होता है? अगर लिटमस को, इसमें लिटमस पेपर के बारे में मैंने बताया था चैप्टर शुरू होने से पहले। लिटमस एक फूल होता है, उसका पाउडर होता है, एक तरीके का फूल होता है, उसका पाउडर होता है, तो लिटमस पेपर बनाया जाता है उससे। तो ये जो है एसिड में मिलाने के, एसिड के साथ मिलाते हैं तो क्या हो जाएगा, ये रेड कलर का हो जाता है, ठीक है ना, ये रेड कलर का हो जाएगा। और अगर हम इसको बेस के साथ मिलाते हैं, इंडिकेटर को, लिटमस को, यानी कि लिटमस पेपर को अगर बेस में, बेस डालें उसके ऊपर, इस तरीके से समझ लो, सॉल्यूशन भी आता है और ये पेपर भी आता है, ये चीज़ याद रखना। अगर हम लिटमस पेपर के ऊपर बेस डालेंगे तो क्या हो जाएगा, वो ब्लू कलर का हो जाएगा, ठीक है। ये इसमें रेड कलर का हो जाता है, इसमें ब्लू कलर का हो जाता है। रेड केबेज लीफ एक्सेक्ट, एक ये लाल कलर की पत्ता गोभी होती है, उसका अगर रस निकाल के हम उसको अगर एसिड सॉल्यूशन में डालें तो क्या हो जाएगा, उसका कलर रेड हो जाएगा, और बेसिक सॉल्यूशन में डालें तो ग्रीन हो जाएगा। फ्लोवर ऑफ हाइड्रोजेनिया प्लांट, इसमें देखो हाइड्रोजेनिया प्लांट में ब्लू हो जाएगा, यहाँ पिंक हो जाएगा। टर्मरिक, टर्मरिक हल्दी होती है, हल्दी एसिड के साथ कोई, वो एसिड के साथ कोई कलर नहीं देगा, और लेकिन बेस के साथ ये रेड कलर का हो जा, रेड कलर का रिएक्शन करके रेड कलर का हो जाएगा इसमें। तो तभी तो जब साबुन से नहा, आप लोगों ने देखा होगा कि हल्दी को अगर आप साबुन के साथ मिला देना तो वो लाल कलर का हो जाता है, ठीक है। अब उसके बाद ये आप समझ गए होंगे कि नेचुरल इंडिकेटर क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये सारे नेचुरली तरीके से हमें मिलते हैं, पेड़ पौधों से मिल रहे हैं सारी चीज़ें, ठीक है, ये चारों ही। सिंथेटिक इंडिकेटर क्या होता है? सिंथेटिक इंडिकेटर सबसे पहला होता है फिनोप्थलीन और मिथाइल ऑरेंज, दो होते हैं, ये फिनोप्थलीन होते हैं, मिथाइल ऑरेंज, ये कलरलेस रहता है एसिड में, और ये पिंक हो जाएगा, ठीक है। मिथाइल ऑरेंज रेड और येलो, ठीक। अच्छा, उसके बाद ऑलिफैक्ट्री इंडिकेटर, ऑलिफैक्ट्री, एक सेकेंड, ऑलिफैक्ट्री इंडिकेटर क्या होते हैं? ऑलिफैक्ट्री इंडिकेटर जो जिसे वो इंडिकेटर जिन्हें हम सूंघ कर पता लगाते हैं कि क्या हो रहा है। ऑनियन है, ऑनियन है, ऑनियन क्या है, कैरेक्टरिस्टिक स्मेल, यानी कि एसिड में उसकी स्मेल कैसी रहेगी, जैसी होती है, और बेस में मिलाने पर, बेस के साथ उसको मिला दें तो क्या होगा, नो स्मेल, यानी कि उसकी प्याज की स्मेल नहीं आएगी। वनीला एसेंस
वनीला एसेंस मतलब वनीला का एक तरीके से रस है, तो रिटेन स्मेल, उसकी स्मेल रहती है, और बेस में क्या होगी, उसकी स्मेल चली जाएगी। क्लॉव ऑयल, लौंग का तेल होता है क्लॉव ऑयल, स्मेल रहेगी और इसमें स्मेल कम हो जाएगी। ठीक है, तो ये टेबल एक तरीके से जो है काफ़ी, अगर इसको लैंग्वेज में लिखना चाहो तो लैंग्वेज में भी लिखेंगे तो काफ़ी बड़ा पैराग्राफ हो जाएगा। तो सारी चीज़ें आपको है ना इस टेबल से याद करनी है। लेकिन ये तीनों चीज़ों की डेफिनेशन आप लोग खुद बनाएंगे, नेचुरल इंडिकेटर, सिंथेटिक इंडिकेटर और ऑलिफैक्टरी इंडिकेटर। ठीक है, समझ गए होंगे। सिंथेटिक मतलब, सिंथेटिक का मैं दोबारा समझाऊँ, सिंथेटिक इंडिकेटर क्या होते हैं, जब हम काफ़ी सारे इंडिकेटर को मिलाकर सिंथेटिक तरीके से, एक तरीके से सिंथेटिक का मतलब होता है हम बना रहे हैं उसको, नेचुरली नहीं मिल रहा उस वो हमको नेचर से नहीं मिल रहा, हमें हमने वो बनाया है लैब में। ठीक है, फिनोप्थलीन और मिथाइल ऑरेंज, ये दो सिंथेटिक इंडिकेटर होते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। अब है स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस। एसिड और बेस की स्ट्रेंथ यानी कि इसकी ताकत, ठीक है, किस तरीके से आती है वो देखते हैं कि स्ट्रेंथ ऑफ एन, पहला पॉइंट है, strength of an acid or base depend on the number of H plus ion और OH ions produced by them respectively। कि जो स्ट्रेंथ होती है एसिड और बेस की, जो स्ट्रेंथ होगी वो किस पर डिपेंड करती है, एच जो H प्लस आयन और OH नेगेटिव आयन कितने प्रोड्यूस करे हैं उसने। ठीक है ना, उस एसिड या बेस ने OH आयन कितने प्रोड्यूस करें उस पर डिपेंड करती है। इसको आगे और अच्छे से समझो, देखो, लार्जर द नंबर ऑफ H प्लस आयन, लार्जर द नंबर ऑफ H प्लस आयन प्रोड्यूस बाय एन एसिड, स्ट्रॉन्गर इज द एसिड। जितना ज़्यादा, कहने का मतलब ये है इसका, जितने ज़्यादा कोई एसिड H प्लस आयन प्रोड्यूस करेगा वो उतना ही ज़्यादा एसिड स्ट्रांग होगा। ठीक है ना, अब आगे है सिमिलरली, लार्जर द नंबर ऑफ OH ions, negative ions produced by a base, produced by a base, stronger is the base। यानी कि सिमिलरली जितना कोई बेस है, जितने ज़्यादा OH नेगेटिव आयन प्रोड्यूस करेगा वो उतने ही ज़्यादा स्ट्रांग होगा। जो जितने, आप इस एसिड को इस तरीके से समझ लो, एसिड क्या है, H प्लस आयन, कोई एसिड जितने ज़्यादा H प्लस आयन प्रोड्यूस करेगा, जितने ज़्यादा, वो उतना ही ज़्यादा स्ट्रांग होगा। और OH कोई बेस है, सॉरी बेस है, अगर बेस OH नेगेटिव आयन प्रोड्यूस कर रहा है, जितने ज़्यादा नेगेटिव आयन प्रोड्यूस करेगा OH उतना ही ज़्यादा वो स्ट्रांग हो जाएगा, जितने कम करेगा वो उतना ज़्यादा वीक होगा। ठीक है, तो ये क्या है, स्ट्रेंथ एसिड और बेस की किस पे डिपेंड करती है, H प्लस आयन और जिसकी OH नेगेटिव आयन पर। ठीक है, नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। अब यहाँ पर दे रखा है पीएच स्केल, पीएच स्केल है ये, इसको देख लेते हैं। ए स्केल फॉर मेजरिंग H प्लस आयन, ये H प्लस है। ठीक है, H प्लस आयन कंसंट्रेशन इन अ सॉल्यूशन। ठीक है, ये क्या होता है, एक ये स्केल होता है, ये H प्लस आयन कंसंट्रेशन को मेजर करने के लिए, किसमें, एक सॉल्यूशन में, एक सॉल्यूशन में H प्लस आयंस के कंसंट्रेशन को मेजर करने के लिए कि कितने हैं इसमें H प्लस आयन इस सॉल्यूशन में, उसके लिए क्या यूज करते हैं, हम पीएच स्केल यूज करते हैं। ठीक है, पीएच स्केल यूज करेंगे। अब आगे देखते हैं, पी इन पीएच स्टैंड फॉर पोटांस, ए जर्मन वर्ड दैट मीन पावर। पी का है, पी क्या है यहाँ पर, पी जो है, पीएच में पी क्या है, इसका पोटांस मतलब, पी का मतलब है पोटांस, जर्मन वर्ड है, उसका मतलब होता है पावर। ठीक है, इट वैल्यू रेंजिंग फ्रॉम जीरो से लेकर 14 तक, और 0 का मतलब वेरी एसिडिक और 14 का मतलब वेरी एल्कलाइन। ठीक है, ये होता है। थस pH इज अ नंबर विच इंडिकेट द एसिडिक और बेसिक नेचर ऑफ ए सॉल्यूशन। pH क्या है, इज अ नंबर है विच इंडिकेट द एसिडिक और बेसिक नेचर ऑफ सॉल्यूशन। pH क्या है, एक नंबर है, वो उस सॉल्यूशन को बताता, इंडिकेट करता है कि वो एसिडिक है कि
बेसिक है। आप समझ लो, देखो इस तरीके से है। यहाँ पर पीएच स्केल को हम इस तरीके से समझते हैं, ये पीएच स्केल नहीं है, याद रखना। मैं पीएच स्केल के बारे में और बताऊंगा अभी आगे, नेक्स्ट पेज पे भी बताऊंगा। अभी ये समझ लो आप लोग कि ये होता, ये यहाँ पर जो डायग्राम दे रखा है ना, डायग्राम क्या है यहाँ पर, ठीक है। ये मान के चलो, ये 0 से लेकर 7 तक है वैल्यू, और 7 से लेकर 7 8 9 10 11 12 13 14, ये 14 तक है। तो ये 0 से स्टार्ट करके ये यहाँ से कहाँ तक गई वो वैल्यू, 14 तक, ठीक है। अब इसमें समझना जरा कि अगर किसी पीएच वैल्यू अगर 7 आ रही है, पीएच स्केल पर अगर 7 वैल्यू आ रही है, तो उसका मतलब क्या होगा, वो न्यूट्रल होगा, ना तो वो एसिडिक होगा ना ही बेसिक होगा, ठीक है। अगर 7 से वैल्यू जैसे जैसे कम होती जा रही है, जैसे यहाँ पर देखो, अगर मान के चलिए 6 है और फिर उसके बाद 5 हो जाए, तो जैसे जैसे कम वैल्यू होती चली जाएगी। अगर जैसे यहाँ पर आ रही है, मान के चलिए 2 आ रही है, तो इस तरफ लेफ्ट टू राइट अगर जा रहे हैं हम, सॉरी राइट टू लेफ्ट जा रहे हैं, तो एसिडिक नेचर इंक्रीज होगा, ठीक है। मेरी बात समझिएगा, एसिडिक नेचर इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। इतना समझ लो। अभी एक डायग्राम और बात करेंगे उसमें, और उसमें और समझ में आ जाएगा कि नंबर कैसे पता चलेंगे हमें कि कौन सा नंबर आ रहा है, ठीक है ना। तो जैसे जैसे हम 7 से 0 की तरफ जाएंगे इस स्केल में, तो एसिडिक नेचर इंक्रीज होता जाएगा, बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज। एसिडिक नेचर इंक्रीज मतलब कि एसिडिक बिहेवियर बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। 6 को देखेंगे, अगर हम यहाँ 2 है और 6 है, ठीक है, दो, एक की वैल्यू 2 आ रही है, एक की वैल्यू 6 आ रही है, तो 2 वाला जो, जहाँ पर जो 2 वाला है ना, वो बहुत ही ज़्यादा एसिडिक होगा, बहुत ही ज़्यादा डेंजरस होगा, ठीक है। अब यहाँ पर अगर लेफ्ट राइट जाते हैं 7 से, तो बेसिक नेचर इंक्रीज, बेसिक नेचर क्या होगा, इंक्रीज हो रहा है, समझ रहे हैं ना, बेसिक नेचर इंक्रीज होगा। तो ये क्योंकि यहाँ पर क्या वैल्यूज 7 से 14 तक हैं, और ये शुरुआत में भी यहाँ पर ही बताया था मैंने, ठीक है। तो बेसिक, क्योंकि H प्लस आयन यहाँ पर इन डिक्रीज होते चले जाएंगे, ठीक है। H प्लस आयन डिक्रीज होते चले जाएंगे और OH आयन बढ़ते चले जाएंगे, इस तरीके से समझ लो। यहाँ पर OH आयन बढ़ते चले जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, एसिड, वो सॉरी बेसिक हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अब है pH ऑफ सम कॉमन सब्सटेंसेस सोन ऑन अ pH पेपर। pH पेपर पर, ये pH पेपर पर कुछ जो है कॉमन सब्सटेंसेस को दिखाया गया है कि पीएच पेपर पर उनकी वैल्यू क्या आती है, ठीक है ना। देखो, पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ मैं पहले। तो सबसे पहले इस डायग्राम की बात कर लेते हैं, उसके बाद शुरू करते हैं जो पीछे हमने बात कही थी अभी आपसे। तो ये होता है पीएच पेपर, ठीक है। पीएच पेपर है, और पीएच पेपर पर 0 1 2 3 4 इस तरीके से 14 तक क्या दे रखी, नंबरिंग दे रखी है। ये पीएच स्केल यही है, ये क्या है, पीएच स्केल, ठीक है ना। पीएच स्केल यही होता है, अभी जो हमने पढ़ा था, ठीक है, पीएच स्केल। तो अब बात आती है कि सबसे पहले अभी इनकी बात भी करेंगे। इनकी ये दे रखा ना, गैस्ट्रिक जूस, लेमन जूस, इनकी बात करेंगे अभी, ठीक है। तो सबसे पहले बात आती है कि इसको यूज कैसे करते हैं। देखिए देखिए, तो सबसे पहले आप ये समझिए कि लिटमस पेपर बताया था आपको, एक ब्लू लिटमस होता है, एक रेड लिटमस होता है ना। एक होता है ब्लू लिटमस, एक रेड लिटमस, ब्लू लिटमस और एक रेड होता है, ठीक है ना। तो ये क्या है, जब ब्लू को एसिड के साथ रिएक्ट कराते हैं, यानी कि ब्लू लिटमस पेपर पे एसिड डालेंगे, तो क्या होगा, ये रेड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। और ये जो है रेड क्या होता है, ब्लू में कन्वर्ट हो जाता है, कब, बेस के साथ, ठीक है ना, बेस के साथ, और ये एसिड के साथ। इतना तो पता ही होगा, है ना आप लोगों को। तो एक और, जैसे यही पेपर है ना, ये लिटमस पेपर होते हैं, वैसे एक पीएच स्केल पेपर भी होता है। क्या होता है, पीएच स्केल पेपर,
सॉरी पीएच गलत लिख दिया मैंने। हाँ, पीएच स्केल, पीएच स्केल होगा, ठीक है। पीएच स्केल होता है ये, इन्हीं की तरीके से इनका पीएच स्केल का भी कलर चेंज होता है, ठीक है। अब पीएच स्केल पेपर जब आपको दिया जाएगा और एसिड दे दें, अब कुछ बेस दे दें आपको, अब पता लगाना है आपको उसकी पीएच वैल्यू क्या होगी। अब ये नहीं पता होगा एसिड होगा कि बेस होगा, ठीक है। तो और आपको ये पीएच स्केल भी दिया जाएगा, एक पीएच स्केल, एक स्ट्रिप होगी पीएच स्केल की, और उसमें ये सारे कलर होंगे, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, कोई भी चीज़ है और उस कोई भी, सॉरी चीज़ क्या, कोई भी सॉल्यूशन है, या तो वो बेस हो सकता है या एसिडिक हो सकता है, ठीक है। उस पर स्ट्रिप पे आपने डाला उसको, तो कोई कलर आएगा। अब कलर कोई भी आया, मान के चलिए कोई भी कलर आया, रेड सा आया कलर, रेड और येलो जैसा आया, तो आप इस वाली पीएच स्केल में चेक करेंगे कि हमारा कलर कहाँ पर मैच हो रहा है। कलर देखेंगे ना यहाँ पर क्या कहाँ पर मैच हो रहा है। तो मान के चलिए ये इस तरीके से आपका यहाँ पर मैच हो रहा है, ये वाला कलर, ठीक है, ये वाला 3 पर, तो उसकी पीएच वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। अगर आपको बेस दिया होगा तो बेस में कलर यहाँ से यहाँ तक आएंगे, ग्रीन भी आ सकता है, ब्लू भी आ सकता है, ठीक है ना। तो क्या है, डिपेंड कर रहा है कि आपको कौन सा सॉल्यूशन दिया गया है, और उस पीएच स्केल पेपर पर जब आप उस सॉल्यूशन को डालेंगे तो क्या होगा, कलर चेंज होगा। फिर आपको क्या करना है, इस स्केल पर, इस स्केल पर, ये जो स्केल है इस पे कलर मैच करना है कि कहाँ पर उसका कलर आ रहा है, वही इसकी पीएच वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। इस तरीके से पीएच वैल्यू निकालते हैं किसी भी सॉल्यूशन की। अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है, और आना चाहिए। अब बात कर लेते हैं इनकी, गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस पेट में बनते हैं गैस्ट्रिक जूस, और बायोलॉजी में हम बताएंगे अभी, जब एक चैप्टर है बायोलॉजी का, लाइफ प्रोसेस, तो उसमें हम पढ़ेंगे गैस्ट्रिक जूस के बारे में। एसिडिक होता है काफ़ी, हमारे पेट के अंदर होता है, तो उसकी वैल्यू 1 होती है, ठीक है। ये अगर गैस्ट्रिक जूस को पीएच स्केल पेपर पर डालेंगे तो ये कलर आएगा। लेमन जूस का ये 2 वैल्यू होती है। प्योर वाटर जो होगा ना, और प्योर वाटर और ब्लड, उनकी वैल्यू अगर पीएच स्केल पेपर पर चेक करें तो वो 7 आएगी। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया की 10 आती है, ठीक है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ये मिल्क ऑफ मैग्नीशिया वैसे होता है MgOH का होल ट्वाइस। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जब कब्ज वगैरह हो जाती, गैस बनने लगती है, तो ये डॉक्टर हमको मेडिसिन के रूप में हमको देता है, ठीक है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, बहुत ही ज़्यादा बेसिक होता है ये सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो ये सब ये दे रखा है ना हेडिंग में, पीएच ऑफ सम कॉमन सब्सटेंसेस, कुछ कॉमन सब्सटेंसेस के पीएच वैल्यू दे रखी है, समझा रखा है कि अगर हम उनको भी चेक करेंगे तो पीएच वैल्यू क्या आएगी इनकी, ठीक है। तो ये हो गया कंप्लीट। अब आगे चलते हैं। अब है इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ। अब पीएच का हमारी एवरीडे लाइफ पर क्या इम्पोर्टेंस है, ठीक है ना, क्या हमारे रोज की ज़िंदगी में पीएच की क्या इम्पोर्टेंस है, इसको देख लेते हैं। सबसे पहला है कि प्लांट एंड एनिमल्स आर पीएच सेंसिटिव। प्लांट्स और एनिमल पीएच सेंसिटिव होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, आवर बॉडी वर्क नॉर्मली विद इन अ रेंज 7 to 7.8। When pH of rain goes below 5.6, it is called rain acid। जब वाटर का पानी, रेन का पानी का पीएच वैल्यू 5.6 से कम हो जाता है तो उसको क्या कहते हैं, एसिड रेन कहते हैं। इट लोअर द पीएच ऑफ द रिवर वाटर एंड मेक सर्वाइवल ऑफ एक्वाटिक लाइफ डिफिकल्ट। इससे क्या होता है, जो रिवर वाटर होता है उसका पीएच लेवल गिर जाता है और एक्वाटिक लाइफ डिफ़िकल्ट हो जाती है। उसके बाद है नेक्स्ट है पीएच ऑफ सॉइल। नेचर ऑफ सॉइल इज़ नोन बाय टेस्टिंग इट्स पीएच। सॉइल का नेचर हम किस तरीके से पता करते हैं, पीएच से। देन ए पर्टिकुलर क्रॉप इज ग्रो इन
इन इट बाय सेलेक्टिंग फर्टिलाइजर। फिर इसके बाद सबसे पहले पीएच पता होना चाहिए सॉइल का, उसके बाद उसके हिसाब से फसल चूज करी जाती है और उसके साथ फर्टिलाइजर भी चूज किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। पीएच ऑफ आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, ड्यूरिंग इनडाइजेशन द स्टोमच प्रोड्यूस टू मच एसिड। जब इनडाइजेशन होता है तो स्टोमक बहुत ज़्यादा एसिड प्रोड्यूस कर देता है। इट कॉज पेन एंड इरिटेशन। ये बता दूं मैं आपको कि खाने को पचाने के लिए पेट में HCl बनता है, ये एक एसिड होता है, ठीक है, मिनरल एसिड होता है। जब ये ज़्यादा हो जाता है तो उससे क्या होता है, इरिटेशन और पेन होने लगता है। टू करेक्ट द डिस्टर्ब ऑफ पीएच रेंज, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ये है MgOH का होल ट्वाइस। ठीक है, ये इसको जब जो पीएच लेवल बिगड़ गया जब हमारे पेट का, तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं, ये माइल्ड बेस कहते हैं इसको। इज यूज्ड एज ए मेडिसिन विच इज ऑल्सो कॉल्ड एंटासिड, एंटासिड कहते हैं। ठीक है, तो जब हमारे पेट में एसिड बन रहा है तो हम क्या करेंगे, क्या करते हैं डॉक्टर, हमको बेस देते हैं। कुल मिला के ये है कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बेस दिया तो क्या होगा, एसिड और बेस की जब रिएक्शन होगी तो क्या हो जाएगा, सॉल्ट बन जाएगा और वाटर बन जाएगा, यानी कि एसिड खत्म हो जाएगा। उससे क्या है, हमको आराम मिल जाता है। अब ये याद रखना, एसिड का बेस लेने का मतलब ये नहीं आप कुछ भी बेस ले लो, डॉक्टर से पूछ के ही लेना होगा आपको। एंटासिड डॉक्टर ही बताएगा कि कितनी डोज लेनी होती है, कितना क्या करना होता है, आप अपने आप से कुछ मत लें। ठीक है, तो उसके बाद है पीएच चेंज लीड्स टू टीथ डिके। पीएच की वजह से दांत जो है सड़ना स्टार्ट हो जाते हैं। कैसे, दांतों में पीलापन आता है, ये सारी चीजें स्टार्ट हो जाती है। किस तरीके से, इफ द पीएच इनसाइड द माउथ डिक्रीज बिलो 5.5, जब माउथ का पीएच 5.5 से कम होता है, द डिके ऑफ टूथ इनेबल बिगेन, जो दांतों का एक तरीके से सड़कर और उन पर पीलापन जो आने लगता है वो स्टार्ट हो जाता है। द बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द माउथ डिग्रेड्स द शुगर एंड लेफ्ट ओवर फूड पार्टिकल। उससे क्या होता है कि जो बैक्टीरिया होते हैं मुंह के अंदर, बैक्टीरिया होंगे वो शुगर को डिग्रेड करने लगेंगे और फूड पार्टिकल एंड लेफ्ट ओवर, और फूड पार्टिकल के ऊपर जो है फूड पार्टिकल के ऊपर जो है वो ये सारी काम करने लगेंगे। जो फूड रह जाता है खाने के बाद मुंह के अंदर, उसको क्या करेंगे, बैक्टीरिया डिग्रेड करने लगेंगे, शुगर को डिग्रेड करने के लिए। खाना क्या होता है, शुगर ही होता है, एक तो कार्बोहाइड्रेट होता है, कार्बोहाइड्रेट को शुगर में कन्वर्ट करेंगे एंड प्रोड्यूस एसिड, और एसिड को प्रोड्यूस करने लग जाते हैं, दैट रिमेन इन द माउथ आफ्टर ईटिंग। उसके बाद जो ये कब हो रहा है ये प्रोसेस, जो खाना खाने के बाद जो माउथ में जो थोड़ा बहुत खाना रह जाता है उससे ये सारी चीजें होती हैं। ठीक है, तो क्या करना है, टू प्रिवेंट टीथ डिके, टूथपेस्ट बेसिक आर यूज्ड विच न्यूट्रलाइज द एक्सेस एसिड। तो क्या करते हैं हम कि ज़्यादा एसिड नहीं बने हमारे मुंह के अंदर, तो हम टूथपेस्ट को यूज़ करते हैं, वो क्या होता है, बेसिक होता है। ठीक है, तो टू प्रिवेंट टूथ डिके, तो हम उसके लिए क्या करते हैं कि दांतों को सड़ने से, खराब होने से बचने के लिए टूथपेस्ट यूज़ करते हैं, वो क्या होता है, बेसिक होता है। यानी कि जब एसिड बनने लगता है तो हम बेस यूज़ करते हैं, उससे क्या होता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो जाएगी। ठीक है, अब उसके बाद आगे देख लेते हैं सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल एंड प्लांट थ्रू केमिकल वॉरफेयर। जब एनिमल और प्लांट जो है अपना बचाव में केमिकल छोड़ते हैं तो उसको क्या वॉरफेयर कहेंगे। व्हेन इंसेक्ट लाइक हनी बी, आंट एक्सेट्रा बाइट दे इंसेक्ट एंड एसिड इनटू द स्किन। जब ये क्या करते हैं, ये मधुमक्खी होती है और चींटियां होती हैं, जब ये बाइट करते हैं तो क्या, बाइट करने पर क्या, स्किन में ये अपना जो है एसिड छोड़ देते हैं, दैट कॉज पेन एंड इरिटेशन। उससे क्या होता है,
इरिटेशन और पेन होता है। इफ ए माइल्ड बेस लाइक बेकिंग सोडा इज अप्लाई ऑन द अफेक्टेड एरिया इट गिव्स रिलीफ। तो जब क्या होगा देखो समझो, जब हनी बी ने और या मधुमक्खी ने या चींटी ने, मधुमक्खी चींटी ने किसी इन लोगों ने किसी ने भी काट लिया, तो क्या करेंगे हम वहां पर बेस लगा लेंगे ना, तो उससे क्या है थोड़ा सा हमको रिलीफ मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि ये एसिड छोड़ रहे हैं, एसिड होता है इनके डंक के अंदर। एसिड से क्या होता है, पेन होता है और इरिटेशन होता है। तो हमें क्या करना चाहिए, बेकिंग सोडा अप्लाई कर लेना चाहिए, तो उससे क्या रिलीफ मिल जाएगा। क्यों क्या हो रहा है, क्योंकि एसिड और बेस की रिएक्शन कर देते हैं तो क्या हो जाता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो जाती है, तो सॉल्ट बन जाएगा। यानी कि एसिड एसिड की प्रॉपर्टी खत्म हो जाएगी, एसिड वहां पे खत्म हो जाएगा। ठीक है। अब है उसके बाद pH in plant, stinging hair of nettle leaves inject methanoic acid in the skin which cause burning pain. It caused by is sorry it cared by rubbing with leaf of dog plant। देखो ये क्या है कि कुछ प्लांट होते हैं, उनकी जो है उस जो पत्तियां होती हैं, पत्तियों के कोने पे एक बहुत ही जो है पत्तियों के कोने पर बिल्कुल कांटे जैसी स्ट्रक्चर होता है। जैसे ही वो चुभते हैं ना, तो क्या होता है वो स्किन के अंदर मेथेनोइक एसिड छोड़ देता है, उससे भी क्या होगा हमको जलन होती है। तो एक ये बता रहे हैं इट केयर्ड बाय रबिंग विथ लीफ ऑफ डॉग प्लांट। अगर डॉग प्लांट की लीफ को रब कर लें वहां पर तो हमें उससे आराम मिल जाएगा। ठीक है। तो ये तो हो गया इंपोर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ। ठीक है। उसके बाद आगे करते हैं, अब देख लेते हैं सम नेचुरल अकरिंग एसिड। क्या है कि नेचर में कहाँ कहाँ एसिड पाए जाते हैं नेचुरली। ठीक है। तो नेचुरल सोर्स जैसे विनेगर है, विनेगर में कलर चेंज कर लेता हूँ। हाँ, विनेगर में एसिडिक एसिड होता है, ऑरेंज में सिट्रिक एसिड होता है, टेमरिंड में टार्ट्रिक एसिड होता है, टमाटो में ऑक्जेलिक एसिड होता है, सोर मिल्क यानी कि कर्ड दही में लैक्टिक एसिड होता है, लेमन में सिट्रिक एसिड होता है, और एंट स्टिंग में मेथनोइक एसिड होता है, और नेटल स्टिंग में मेथनोइड ये इस वजह से मेथनोइड एसिड दोनों में होता है। इस वजह से जब चींटी काटती है तो हमको काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है और थोड़ा सा पेन भी होता है। ठीक है। और जितनी खट्टी चीज़ें हैं, ऑरेंज और लेमन जितनी खट्टी चीज़ें हैं उसमें सिट्रिक एसिड होता है। ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब उसके बाद रिएक्शन, इस सॉल्ट के बारे में देख लेते हैं। सॉल्ट वैसे थोड़ा सा आगे भी मैंने बता दिया था, क्योंकि ज़रूरत पड़ रही है पूरे चैप्टर में सॉल्ट के बारे में और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के बारे में, तो थोड़ा सा बता दिया। तो दोबारा से देख लो, दीज आर द कंपाउंड फॉर्म्ड फ्रॉम द रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस। वो कंपाउंड जो एसिड और बेस की रिएक्शन से बनते हैं उनको हम सॉल्ट कहते हैं, जैसे NaCl सोडियम क्लोराइड और पोटेशियम क्लोराइड। द रिएक्शन ऑफ एसिड और बेस विद ईच अदर, क्या होता है एसिड और बेस की जब रिएक्शन होती है सॉल्ट और वाटर बनता है, पहले भी देख चुके हैं। उसके बाद देख लेते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, ये नहीं देखा आपने। तो द रिएक्शन ऑफ एन एसिड विद बेस इज कॉल्ड अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। जो एसिड और बेस की जो रिएक्शन होती है हम उसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। क्यों? देखो एसिड और बेस की जब रिएक्शन होती है, एसिड प्लस बेस, क्या सॉल्ट होता है, सॉल्ट बनता है और वाटर। ठीक है ना। अब जब रिएक्शन कंप्लीट हो गई उसके बाद ना तो वहां पर एसिड बचा ना सॉल्ट बचा, रिएक्शन में कहीं नहीं दिखाई दे रहा होगा ना एसिड है ना सॉल्ट है। रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद एक तरीके से न्यूट्रल हो गया। न्यूट्रल का मतलब ना तो वो एसिड रहा ना बेस रहा, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। तो क्या हो गई, HCl NaOH और क्या बना, सोडियम क्लोराइड और वाटर। ठीक है। तो रिएक्शन बहुत आसान है, इससे ज़्यादा रिएक्शन इजी है ही नहीं पूरे केमिस्ट्री में। ठीक है। उसके बाद आगे दे रखा है सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस आर न्यूट्रल। क्या है देखो, ये चीज़ और समझ लो, थोड़ा सा इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है। स्ट्रॉन्ग एसिड
सॉरी, ये क्या होगा, हाँ, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से की रिएक्शन के बाद जो सॉल्ट बनेगा ना, वो क्या होगा, न्यूट्रल होगा। समझो जरा बात को, जो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस की रिएक्शन के बाद क्या बनेगा, जो सॉल्ट होगा वो न्यूट्रल होगा। ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस, इससे जो सॉल्ट बनता है ना, मिलके सॉल्ट बनता है, वो क्या होगा, न्यूट्रल होगा, है ना। न्यूट्रल यानी कि उसकी वैल्यू जो होगी ना, पीएच वैल्यू 7 होगी। ठीक है, अब उसके बाद दे रखा है सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड और सॉरी वीक वीक बेस। आप देखो रिएक्शन में देख लो, सम स्ट्रॉन्ग एसिड है और वीक बेस है, तो क्या होगा, वो एसिडिक होगा भैया। स्ट्रॉन्ग एसिड है ना, तो वो एसिडिक होगा। सॉल्ट क्या होगा, वो एसिडिक होगा, थोड़ी एसिड जैसी प्रॉपर्टी रहेंगी, क्यों, और उसकी पीएच वैल्यू जो होगी ना, वो 7 से कम होगी। इतनी बात समझ में आती, क्योंकि भैया स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस है, तो जो सॉल्ट होगा वो एसिडिक होगा, याद रखना। उसके बाद है सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड, तो वीक एसिड ले लिया और स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग बेस ले लिया। अब यहाँ पर जो सॉल्ट होगा वो क्या होगा, वो बेसिक होगा, क्योंकि बेस स्ट्रांग है तो बेसिक होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें, याद करने में कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। बेसिक, और इसकी वैल्यू होगी, वो पीएच वैल्यू 7 से ज़्यादा होगी। अब जानते हैं 7 से ज़्यादा होती है तो वो क्या होता है, बेसिक होता है। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। अब आगे देखते हैं। अब है केमिकल फ्रॉम कॉमन सॉल्ट, यानी कॉमन सॉल्ट से NaCl से हम क्या क्या केमिकल बना सकते हैं, उनके बारे में देखेंगे, और इनके बारे में किस तरीके से बनाए जाते हैं और क्या क्या यूजेस हैं। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ब्लीचिंग पाउडर CaO Cl2, बेकिंग सोडा NaHCO3, वॉशिंग सोडा, प्लास्टर ऑफ पेरिस, सबको एक एक करके देखेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड से। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कास्टिंग सोडा। कास्टिंग सोडा और सोडियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं, इसका फॉर्मूला होता है NaOH। ठीक है, व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड थ्रू एन एक्यूस सॉल्यूशन ऑफ NaCl, इट डिकम्पोज टू फॉर्म NaOH, क्लोर एल्काली प्रोसेस, और इस प्रोसेस को क्लोर एल्काली प्रोसेस कहते हैं। तो क्या हो रहा है यहाँ पर देखते हैं, जब NaCl के सॉल्यूशन में जब करंट सप्लाई करते हैं, तो ये डिकम्पोज हो जाता है NaOH, Cl2 और H2 गैस में, क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन गैस में। ठीक है, अब ब्राइन किसको कहते हैं, ये ब्राइन लिखा हुआ है और यहाँ पर भी लिखा हुआ। ब्राइन क्या हो गया, जब NaCl को वाटर में मिला देते हैं, जो सॉल्यूशन बनेगा, तो इसी को ही हम क्या कहेंगे, ब्राइन कहेंगे, यानी कि ये पूरा ही ब्राइन है। ठीक है, समझ में आया। अब नेक्स्ट पेज पर चलते हैं और इसको डायग्राम से समझते हैं, ये रिएक्शन होती किस तरीके से। ठीक है, चलो देख लेते हैं। अब आप देखेंगे ये एक डायग्राम है, और एक समझाने के लिए इस तरीके से बनाया गया है कि आसानी से अच्छे से समझ में आ जाए। अब हो क्या रहा है, यहाँ से ब्राइन, पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ, कि यहाँ से ब्राइन सप्लाई हो रहा है, NaCl और H2O का मिक्सचर। तो ये यहाँ से ब्राइन सप्लाई हो रहा है। ये क्या है, ये एक इलेक्ट्रोड है, ये भी एक इलेक्ट्रोड है। ये पॉजिटिव से जुड़ा हुआ है, देखो पॉजिटिव से है तो इस पे पॉजिटिव चार्ज, इस पे नेगेटिव चार्ज। ठीक है, और ये दो इलेक्ट्रोड हो गए। उसके बाद ये बीच में एक मेम्ब्रेन लगी हुई है, ये है ना, ये वाली। अब देखो यहाँ पर NaCl है,
और ये इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होने के बाद क्या हो जाएगा, Na+ और क्लोरीन नेगेटिव आयन में टूट जाएगा और ऐसे ही H2O। तो यहाँ पर H+ और H2O, सॉरी H+ और OH आयन में टूट जाएगा ये OH नेगेटिव आयन में। ठीक है, समझ में आया? तो NaCl क्या Na+ और Cl नेगेटिव आयन में टूटेगा और ये H+ और OH नेगेटिव आयन में। ठीक है, और तो देखो ये मैंने समझा, जरूरी नहीं है यहीं पर ही हो, ये समझाने के लिए मैंने ये चीजें लिख दी हैं यहाँ पर। ये पूरे सॉल्यूशन में हो रहा है, जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी पास होगी पूरे सॉल्यूशन में ये आयन टूटना स्टार्ट हो जाएंगे। अब देखो क्योंकि इस पर पॉजिटिव चार्ज है तो क्या होगा, देखो इस तरफ नेगेटिव चार्ज जाएंगे, पॉजिटिव की तरफ नेगेटिव चार्ज जाएंगे और नेगेटिव की तरफ पॉजिटिव चार्ज जाएंगे। ठीक है, समझ रहे हो, ये एरो के जरिए बता रखा है। जो जिस पर ये 4 आयन है हमारे पास, ये दो और ये दो, इसमें 2 नेगेटिव और 2 पॉजिटिव हैं। तो पॉजिटिव की तरफ नेगेटिव आयन जाएंगे और नेगेटिव की तरफ पॉजिटिव आयन जाएंगे। ठीक है, तो देखिए Cl आयन जो है यहाँ पर इकट्ठा हो जाएगा और Cl क्लोरीन आयन और क्लोरीन आयन मिलकर क्या बना लेंगे, क्लोरीन गैस बना लेंगे Cl2। ठीक है ना, क्लोरीन गैस, ये यहाँ से गैस निकलना स्टार्ट हो जाएगी, इसमें से इलेक्ट्रोड में से बुलबुले दिखाई देंगे निकलते हुए। क्यों? क्योंकि उस पर जो है आयन इकट्ठे हो रहे हैं, क्लोरीन आयन इकट्ठे हो रहे हैं, तो 2 आयन मिलकर एक क्लोरीन गैस का मॉलिक्यूल बना लेंगे। उसी तरीके से यहाँ पर H+ आयन इकट्ठे हो जाएंगे इस वाले इलेक्ट्रोड पर। तो H+ आयन और H+ आयन मिलकर क्या करेंगे, हाइड्रोजन गैस का एक मॉलिक्यूल बना लेंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर गैस निकलना स्टार्ट हो जाएगी, काफ़ी सारी गैस निकलेगी फिर। ठीक है, तो ये यहाँ से क्या हुआ, हाइड्रोजन गैस निकलने लगी, हाइड्रोजन गैस। ठीक है, अब क्लोरीन और क्लोरीन आयन और हाइड्रोजन आयन, तो इनसे तो ये क्लोरीन और हाइड्रोजन गैस बन गई। अब बाकी बचा Na और OH आयन। अब देखो ये Na मिलकर कुछ नहीं हो सकता, यहाँ पर अगर मिल भी जाएंगे तो Na और Na मिलकर कुछ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या होगा, ये Na और Na मिलकर, सॉरी Na और OH मिलकर, Na आयन और OH आयन मिलकर क्या बना लेंगे, NaOH बना लेंगे, NaOH बना लेंगे। ठीक है, और देखो यहाँ से जो NaOH निकलेगा, ब्राइन कंटेनिंग NaOH। अब यहाँ पर लिखा हुआ है ब्राइन कंटेनिंग NaOH, यानी कि प्योर NaOH नहीं मिल रहा है, कुछ ब्राइन भी इसमें मिलके जा रहा है, NaOH भी आ रहा है और ब्राइन भी इसके साथ मिलके आ रहा है। ठीक है, इस तरीके से रिएक्शन होती है दोबारा से। अब इसमें से NaOH अलग कर लेंगे, ब्राइन दोबारा से यहाँ से दोबारा से सप्लाई कर देंगे। तो समझ में आया, ये इस तरीके से रिएक्शन होती है। उसके बाद ये और देख लो कि एट एनोड, एक से पेन का कलर चेंज कर लेता, एट एनोड, एनोड पर क्लोरीन गैस निकल रही है। ठीक है, एनोड पर ही तो निकल रही है, अभी मैंने बताया। कैथोड पर क्या निकल रही, हाइड्रोजन गैस निकल रही है। नियर कैथोड के पास ही, यहाँ पर कैथोड के पास ही NaOH यहाँ से निकल रहा है ना। ठीक है, और NaOH सॉल्यूशन इस फॉर्म, NaOH सॉल्यूशन बन रहा है। अब यूज क्या क्या है इनके, देखो हाइड्रोजन का यूज क्या है, इसमें दिया है फ्यूल्स और मार्गेरिन, फ्यूल के रूप में यूज होती है ये। और मार्गेरिन को इस तरीके से समझ लो, एक तरीके का सिंथेटिक घी बनाने में यूज होता है। ठीक है, सिंथेटिक घी होते हैं जो बिल्कुल जैसे कि चिकनाई के ऑयल टाइप में होते हैं, उनको बनाने में यूज होते हैं, जैसे डालडा हो गया, इनको बनाने में यूज होता है मार्गेरिन। और क्लोरीन देखो, वाटर ट्रीटमेंट, क्लोरीन से हम वाटर ट्रीटमेंट करते हैं और पीवीसी बनाते हैं, प्लास्टिक भी बनाते हैं क्लोरीन से। वाटर ट्रीटमेंट होता है, कैसे होता है वो आगे देख लेंगे। और NaOH का क्या यूज है, सोप एंड पेपर मेकिंग, ये साबुन बनाने में और पेपर मेकिंग में यूज होता है। ठीक है, और आपने NaOH को देखा होगा, NaOH को या किसी और बेस को, KOH को देखा होगा, अगर पकड़ा होगा हाथ में, छुआ होगा, तो ये साबुन के जैसे लगते हैं, चिकने।
ठीक है। साबुन की सोपी इन टच, यानी कि शुरुआत में मैंने बताया था एक साबुन हाथ में लेने पर ये ऐसा लगता है कि हमने साबुन पकड़ रखा है, ठीक है। तो ये प्रोसेस तो पूरा हो गया, ये रिएक्शन पूरी हो गई कि NaOH किस तरीके से बनता है, ठीक है। तो हमने NaOH को पढ़ लिया कि NaOH किस तरीके से बन रहा है, हमने NaCl से ही बनाया इसको, NaCl से हमने NaOH बनाया, ठीक है। अब नेक्स्ट रिएक्शन देख लेते हैं नेक्स्ट पेज पर। अब इसके बाद है नेक्स्ट ब्लीचिंग पाउडर, और या फिर इसको कहते हैं कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड या ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड या ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है, CaOCl2, ठीक है। अब ये बनता कैसे, इट इज प्रोड्यूस बाय द एक्शन ऑफ क्लोरीन ऑन ड्राई स्लैक लाइम। स्लैक लाइम आप लोग पढ़ चुके हैं। तो क्या है, ये प्रोड्यूस कैसे किया जाता है, कैसे किया जाता है, एक्शन ऑफ क्लोरीन, क्लोरीन की एक्शन ड्राई स्लैक लाइम पे की जाती है, ठीक है। स्लैक लाइम होता है, क्विक लाइम होता है, तो वो बताया था। देखो अब चलो रिएक्शन देख लेते हैं। क्लोरीन गैस है ये, ठीक है ना, गैस है क्लोरीन, क्लोरीन ये है ना, उसकी स्लैक लाइम, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, पहले पढ़ चुके हो आप लोग। कैल्शियम बार बार नहीं बताएंगे एक चीज़, है ना। और मैंने बताया भी था, काफ़ी सारी चीज़ें रिपीट होती रहती है, इतना मुश्किल नहीं है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, जब इसकी रिएक्शन कराई जाती है तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है, ये बन रहा है CaOCl2, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, और H2O अलग निकल गया, ठीक है। कुल देखो यहाँ पर एक ओ जो H2O यहाँ से निकल रहा है, एक H2O इधर से निकल गया, H2O निकल गया, एक ऑक्सीजन यहीं रह गया और क्लोरीन इसके साथ जुड़ गया। इस तरीके से रिएक्शन हो रही है, ठीक है ना ये। हाँ, तो ये कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बन गया, इसको ब्लीचिंग पाउडर भी कहते हैं। अब इसके यूज क्या क्या है, इसके यूज हैं देखो, ब्लीचिंग कॉटन इन द टेक्सटाइल इंडस्ट्री। ब्लीचिंग कॉटन यानी कि कॉटन को साफ करने में यूज होता है, कहाँ पर, टेक्सटाइल इंडस्ट्री यानी कपड़ा उद्योग में, कपड़ा उद्योग में कपड़े कॉटन को साफ करने में यूज किया जाता है, किसका, ब्लीचिंग पाउडर का। और ब्लीचिंग वुड पल्प इन पेपर फैक्ट्री। अब पेपर फैक्ट्री में क्या, वुड पल्प होता है जो लकड़ी का गूदा होता है जिससे पेपर बनाया जाता है, उसको साफ करने में इस यूज किया जाता है। ब्लीचिंग मतलब उसको साफ करना, ब्लीच करना, है ना। उसके बाद है थर्ड, द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन केमिकल इंडस्ट्री। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन केमिकल इंडस्ट्री, यानी कि केमिकल इंडस्ट्री में किसी चीज़ को ऑक्सीडाइज करना होता है ना, जैसे ऑक्सीडाइज करना है, उसके साथ ऑक्सीजन को जोड़ना है, तो इसलिए उसको यूज़ किया जाता है, इसको, ब्लीचिंग पाउडर को। उसके बाद है डिसइंफेक्टिंग ड्रिंकिंग वाटर। डिसइंफेक्टिंग ड्रिंकिंग वाटर यानी कि ये ब्लीचिंग पाउडर की जो गोलियां होती हैं, उससे उसे अगर हम पानी में डाल दें तो हमारा डिसइंफेक्टिंग हो जाता है, यानी कि जो बैक्टीरिया वगैरह होंगे, इन्फेक्टेड बैक्टीरिया होते हैं, वो मर जाएंगे, और सिर्फ उसके बाद हम पानी को यूज़ कर सकते हैं। आप लोगों ने देखा होगा जहाँ पर प्लांट होते हैं तो वहाँ पे क्लोरीन गैस का सिलेंडर और होगा, क्लोरीन गैस होती है वहाँ पर। क्लोरीन से अभी पीछे भी पढ़ा था हमने, जब NaOH बनाया था हमने, तो उसमें भी बताया था कि ये वाटर ट्रीटमेंट में यूज़ होता है, वाटर ट्रीटमेंट में। और एक तरीके से देखो वाटर ट्रीटमेंट में यूज़ हो रहा है, क्यों, क्लोरीन गैस है, यहाँ देखो क्लोरीन गैस है, और क्लोरीन गैस से ब्लीचिंग पाउडर बन रहा है। और ये ब्लीचिंग पाउडर क्या करता है, डिसइंफेक्टिंग ड्रिंकिंग वाटर, यानी कि वाटर को डिसइंफेक्ट कर देता है, ठीक है ना। तो क्लोरीन गैस का भी एक तरीके से यूज हो गया वाटर ट्रीटमेंट में, ठीक है। तो ये तो कंप्लीट हो गया। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है, अब है बेकिंग सोडा। इसको बेकिंग सोडा, सोडियम हाइड्रोक्साइड भी कहते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सॉरी सोडियम हाइड्रोक्साइड नहीं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, NaHCO3, ठीक है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, NaHCO3, याद आ रहा होगा तो पढ़ चुके हो आप लोग इसी चैप्टर में, ठीक है ना, पहले ही कुछ याद आया होगा तो। NaCl
अब इसकी ये बनाते किस तरीके से, जैसे सोडियम क्लोराइड, तो सॉरी सोडियम क्लोराइड, हाँ सोडियम क्लोराइड ही है, NaCl, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया गैस। ये तो कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया गैस, ये अमोनिया गैस है, होती है NH3 अमोनिया गैस। जब इनकी रिएक्शन कराते हैं ना तो अमोनियम क्लोराइड बनता है, अमोनियम क्लोराइड, ठीक है, अमोनियम क्लोराइड और सोडियम हाइड्रो हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये क्या हो गया, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये बन गया हमारा। तो याद रखना NaCl, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया गैस, इन चारों से मिलकर हमारा ये दो प्रोडक्ट बनते हैं, अमोनियम क्लोराइड और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है। ये बनाने का तरीका हो गया, इसको किस तरीके से बनाया जाता है। अब एक चीज और दे रखी, व्हेन इट इज हीटेड ड्यूरिंग कुकिंग, जब खाना बनाते समय बेकिंग सोडा को खाने में यूज किया जाता है, तो वे खाना बनाते समय इसको गर्म करते हैं ना, जब ये गर्म होता है तो क्या होता है, देखो जब ये गर्म होगा ना, जब देखो यहाँ पर इसको हीट दे रहे हैं, है ना, तो सोडियम कार्बोनेट बनेगा, सोडियम कार्बोनेट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही है। ये चीज रिएक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को गर्म करते हैं तो क्या बनता है, उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है। ये याद बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, कई जगह यूज होगी, अभी मैं आगे ही बात करूंगा इसके बारे में। तो समझ में आया ये, एक तो ये बनाने का मेथड हो गया, है ना, बनाने का मेथड हो गया उसके, और एक जब इसको गर्म करते हैं तो सोडियम कार्बोनेट बनता है, याद रखना, ठीक है। इसको, इस रिएक्शन को भी छोड़ना नहीं है, इसको भी बहुत अच्छे से याद करना है, ठीक है। तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को गर्म करने पर, हीट करने पर क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर निकलता है। इतना हो गया। अब आगे देख लेते हैं यूजेस क्या क्या है इसके। फॉर मेकिंग बेकिंग पाउडर, बेकिंग पाउडर बनाने में यूज होता है, बेकिंग सोडा से बेकिंग पाउडर बनाया जाता है। क्या होता है बेकिंग पाउडर, ए मिक्सचर ऑफ बेकिंग सोडा एंड टार्ट्रिक एसिड। बेकिंग पाउडर क्या होता है, बेकिंग सोडा और टार्ट्रिक एसिड का मिक्सचर होता है। व्हेन बेकिंग पाउडर इज हीटेड, बेकिंग पाउडर को हीट किया जाता है तो क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस विच कॉज ब्रेड एंड केक टू राइज टू मेक देम सॉफ्ट एंड स्पंजी। तो इससे क्या होता है, जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है तो केक और ब्रेड क्या होते हैं, सॉफ्ट एंड स्पंजी हो जाते हैं, क्योंकि ब्रेड और केक के बीच में काफ़ी खाली जगह होती है। ये ऊपर उठ जाता है केक और इसमें बीच बीच में क्या काफ़ी जगह होती है, देखा होगा सभी ने खाया है। वो क्यों हो पाता है, वो होता है कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से, ठीक है ना, अच्छे से समझ में आया। और समझ में आया होगा कि ब्रेड और केक किस तरीके से बनते हैं और ये इतने स्पंजी और सॉफ्ट क्यों होते हैं। वो होता है बेकिंग पाउडर का कमाल, ठीक है ना, यानी कुल मिला के बेकिंग सोडा का कमाल होता है, क्योंकि बेकिंग सोडा को जब हम गर्म करते हैं तो क्या निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। अभी लास्ट पेज पे ही बनता है, ठीक है, दोबारा से देख लेना, अगर भूल गए हो तो नोट्सों में से देख लेना। और नोट्स डाउनलोड करने हो तो आप हमारी वेबसाइट www.futureclasses.com से जाकर कर सकते हो। मैं तो ये समझिए CO2 इज प्रोड्यूस विच कॉज ब्रेड एंड केक सॉफ्ट एंड स्पंजी, ठीक है। एंड इंग्रेडिएंट, और इसके बाद है ये वाला, एन इंग्रेडिएंट इन एंटासिड। एंटासिड क्या होते हैं, एंटासिड की पहले ही बात हुई थी, जब हमें गैस बनती है, हमारे पेट में ज़्यादा गैस बनती है तो हम एंटासिड लेते हैं। गैस क्यों बनती है, क्योंकि एसिड की वजह से बनती है, ठीक है। इसकी बात हम एक बायोलॉजी का चैप्टर है लाइफ प्रोसेस वाले में, उसमें हम बात करेंगे, ठीक है। तो ये एक एंटासिड का इंग्रेडिएंट होता है। एंटासिड वो होते हैं जब गैस बनती है तो डॉक्टर हमको जो एंटासिड देता है गैस खत्म करने के लिए। उसके बाद यूज इन सोडा एसिड, सोडा एसिड में यूज होता है, और फायर एक्सटिंगर्स में यूज होते हैं। फायर एक्सटिंगर्स यानी कि जो आग बुझाने वाली चीजें होती हैं, जैसे सिलेंडर होते हैं, सिलेंडर होते हैं आग बुझाने वाले दमकल का होते हैं, वो गाड़ियां लेके आते हैं, तो उनमें भी ये यूज होता है बेकिंग सोडा। अगर हम देखो किसी आग लगी हुई है, कहीं पर आग लगी हुई है अगर, तो हम अगर वहाँ पे
सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट अगर डाल देंगे तो, और आग जल रही है कहीं पर, देखो आग अगर चल रही है कहीं पर, तो हम वहां पर अगर ये डाल दें, अगर ये डाल दें तो क्या हो जाएगा, वहाँ कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी और कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से आग बुझ जाएगी। ठीक है, तो ये तो हो गया। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। अब देख लेते हैं वॉशिंग सोडा और सोडियम कार्बोनेट। इसका फॉर्मूला होता है Na2CO3 10H2O। ये सोडियम कार्बोनेट ही होता है। सोडियम कार्बोनेट में अगर 10 मॉलिक्यूल वाटर के जुड़ जाते हैं तो उसको वॉशिंग सोडा कहा जाता है। ठीक है, अब इसमें लिखा क्या है, इसको बनाते कैसे, रिक्रिस्टलाइजेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट गिव्स वॉशिंग सोडा। सोडियम कार्बोनेट का रिक्रिस्टलाइजेशन कर देता है, यानी कि क्या, इसकी वाटर के साथ रिएक्शन करा देंगे तो क्या हो जाएगा, वाटर, ये 10 मॉलिक्यूल वाटर इसमें जुड़ जाएंगे तो क्या बनेगा, सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट बन गया। ठीक है, इजी है। और सोडियम कार्बोनेट किस तरीके से बनता है, ये लास्ट एक रिएक्शन में देख चुके हैं आप लोग। जब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को गर्म करते हैं, हीट करते हैं, तो सोडियम कार्बोनेट बनता है। ठीक है, पीछे लास्ट पेज पर ही पढ़ चुके हैं ये सोडियम कार्बोनेट किस तरीके से बनता है। उसमें यहाँ पर सिर्फ रिक्रिस्टलाइजेशन के बारे में बताया गया है। ठीक है, अब यूजेस देख लेते हैं। इन द ग्लास एंड पेपर इंडस्ट्री, ग्लास सोप एंड पेपर इंडस्ट्री में यूज किया जाता है। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोडियम कंपाउंड सच एज बोरेक्स। सोडियम कंपाउंड बनाने में यूज किया जाता है, जिसमें वो कंपाउंड जिसमें सोडियम होता है वो उसने कहते हैं सोडियम कंपाउंड। ठीक है, उनको उनकी मैन्युफैक्चरिंग में यूज किया जाएगा, सच एज बोरेक्स। क्लीनिंग, ये है अब, क्लीनिंग एजेंट फॉर डोमेस्टिक पर्पस। एक तरीके से जो घरों में साफ सफाई में इसको यूज किया जाता है, वॉशिंग सोडा को। ठीक है, घरों में कुछ प्रोडक्ट आते हैं जो कपड़े धोने वाले हैं, पाउडर आते हैं, साबुन आते हैं, उसमें वॉशिंग सोडा यूज किया जाता है। फॉर नेक्स्ट है फॉर रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ द वाटर। वाटर की परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करने के लिए यूज किया जाता है इसको। हार्डनेस ऑफ वाटर क्या होती है कि कहीं कहीं पर ऐसा पानी होता है जो साबुन के साथ बिल्कुल भी झाग नहीं देता है, उसको कठोर जल कहते हैं। तो अगर हार्ड वाटर है तो वहां पर उसकी हार्डनेस को ये सोडियम कार्बोनेट खत्म कर देगा। ठीक है, अब नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। ये तो कंप्लीट हो गया, ये नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। अब है प्लास्टर ऑफ पेरिस। अब प्लास्टर ऑफ पेरिस को देख लेते हैं। अब प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसका फॉर्मूला होता है, मैं एक सेकंड बताता हूँ। हाँ, प्लास्टर ऑफ पेरिस को कहते हैं कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट क्यों कहते हैं, कैल्शियम सल्फेट होता है ना, कैल्शियम सल्फेट होता है, कैल्शियम सल्फेट का फॉर्मूला होता है CaSO4, जानते हो तुम लोग। अब हेमीहाइड्रेट क्यों कह रहे हैं, हेमीहाइड्रेट, हेमी का मतलब जैसे हेमीस्फीयर होता है ना, हेमीस्फीयर यानी कि आधा स्फीयर को क्या कहते हैं, हेमीस्फीयर कहते हैं। उसी हिसाब से याद रखना, यहाँ पे आधा मॉलिक्यूल जुड़ा होता है वाटर का। ठीक है ना, CaSO4 1/2 इसको 1/2H2O, यानी कि आधा मॉलिक्यूल वाटर का जुड़ा हुआ है, ये हाफ हो गया, तो हेमी हाइड्रेट कहते हैं। तो कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट्स। ठीक है, तो ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला होता है, कंफ्यूज मत होना इसमें। अभी एक और जिप्सन भी आता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस भी आता है, दोनों में फर्क समझ लेना। ठीक है, अब यहाँ पर आगे देखते हैं। ऑन हीटिंग जिप्सन, ये जिप्सन है, जिप्सन को हीट कर रहे हैं एट 373 केल्विन, इट लॉसेस वाटर मॉलिक्यूल एंड बिकम प्लास्टर ऑफ पेरिस, POP कहते हैं जिसको। क्या होता है, जब जिप्सन को हम हीट करते हैं इतने टेम्परेचर पर, ठीक है ना, तो क्या होता है कि उससे प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाता है, यानी कि जो 1.5 मॉलिक्यूल है वाटर का वो अलग हो जाएगा। यहाँ पर देखो 2 होता है, 2 है ना, जिप्सन में 2 मॉलिक्यूल है वाटर के, तो इसमें से 1.5 यानी 1.5 मॉलिक्यूल अलग हो जाएगा, तो आधा मॉलिक्यूल यहाँ पर जुड़ा रह जाता है, तो इसको क्या कहते हैं हम,
प्लास्टर ऑफ पेरिस, पीओपी, यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस, पीओपी, ठीक है। पीओपी आप लोगों के घरों में यूज होती है, घरों की अभी और बात कर लेते हैं, पहले आगे देख लेते हैं फिर मैं और बताऊंगा इसके बारे में। इट इज अ वाइट पाउडर एंड ऑन मिक्सिंग विद वाटर इट चेंज टू जिप्सन। ये वाइट कलर का पाउडर होता है ना, वाइट कलर का पाउडर होता है, और अगर इसे वाटर के साथ मिलाते हैं तो दोबारा से क्या हो जाएगा, ये जिप्सन बन जाता है, समझ लेना दोबारा से। ये वही उल्टी रिएक्शन हो गई। अगर हम इसको वाटर प्लास्टर ऑफ पेरिस को, ये पीओपी है, पीओपी को वाटर में मिलाएंगे, पानी में घोलेंगे, तो ये क्या बन जाएगा, दोबारा से जिप्सन बन जाएगा, जिप्सन, ठीक है ना। जिप्सन सूखने के बाद, यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस को पानी में मिलाने के बाद और फिर छोड़ देंगे तो सूख के क्या होता है, जिप्सन बन जाता है। उसके बाद यूजेस क्या है, डॉक्टर यूज पीओपी फॉर सपोर्टिंग फ्रैक्चर्ड बोन्स, यानी कि जब हमारी बोन में फ्रैक्चर हो जाता है या हड्डियां टूट जाती हैं तो ऊपर से प्लास्टर चढ़ाया जाता है, ठीक है, प्लास्टर लगा देते हैं तो उससे सपोर्ट मिल जाती है। फॉर मेकिंग टॉयज मटेरियल फॉर डेकोरेशन, फॉर मेकिंग सरफेस स्मूथ, ठीक है ना। तो टॉय और डेकोरेटिव मटेरियल बनाए जाते हैं, सरफेस किसी भी सरफेस को स्मूथ किया जाता है, ठीक है। ये सारे यूजेस हैं, और मैं अलग से बता देता हूँ, देखो इसको जो है, जो यूज करते हैं ना, कि इसका मेन पर्पस क्या होता है, ये बहुत जल्दी सूख जाता है। अगर आप सीलिंग, जो ऊपर छतों पे जो डिजाइन होती है ना सीलिंग में, वो डिजाइन सारी इसी से बनती है, जिप प्लास्टर ऑफ पेरिस से। इसे पानी मिलाया और किसी भी सरफेस पे लगा दो, तुरंत सूख जाता है, बहुत ही जल्दी सूखता है और हार्ड हो जाता है तुरंत, सूखने के बाद तुरंत हार्ड हो जाता है लगाने के बाद ही। इसलिए इसको ज़्यादा यूज़ किया जाता है सरफेस वगैरह में, और प्लास्टर लगाने में, फ्रैक्चर बोन्स को जोड़ने में, ठीक है ना। तो ये इसका यूज़ है सब। मेन कारण क्या है यूज़ करने का, ये बहुत ही जल्दी सूख जाता है। वाइट सीमेंट वगैरह नहीं यूज़ करते हैं, क्यों, क्योंकि उनको थोड़ा सूखने में टाइम लगता है सीमेंट वगैरह को, ये तुरंत सूख जाता है और तुरंत हार्ड हो जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट पेज पर चलते हैं हम। हाँ, द अब है द वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। द वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या है, इट इज अ फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन वन फॉर्मूला यूनिट ऑफ सॉल्ट। ये फिक्स्ड, जब कोई किसी मॉलिक्यूल के साथ कुछ वाटर मॉलिक्यूल जुड़ जाते हैं तो उसको क्या कहते हैं हम, द वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है। इट इज अ फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन वन फॉर्मूला यूनिट ऑफ सॉल्ट। देखो क्या है, एक और समझाते हैं हम। जैसे एग्जांपल हुआ इसका, CuSO4 कॉपर सल्फेट 5H2O, इसमें क्या है, हैज 5 वाटर मॉलिक्यूल, इसके पास 5 वाटर मॉलिक्यूल हैं। Na2CO3 10H2O। अब देखो ये क्या है, वॉशिंग सोडा है, इसके पास 10 वाटर मॉलिक्यूल है, 10 वाटर मॉलिक्यूल। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कैल्शियम सल्फेट के 2 वाटर मॉलिक्यूल हैं, 2H2 हैज़ 2 वाटर मॉलिक्यूल, इसके पास कितने हैं, 2 मॉलिक्यूल हैं, ठीक है। तो द वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन यही होता है, वाटर मॉलिक्यूल जुड़ जाते हैं तो उसे ही द वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। इट इज़ अ फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन वन फॉर्मूला यूनिट ऑफ सॉल्ट, वन, ठीक है, एक यूनिट सॉल्ट में, यानी कि एक किसी सॉल्ट के A1 मॉलिक्यूल में कुछ वाटर मॉलिक्यूल जुड़े होते हैं, ठीक है, उसी को हम द वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं, ठीक है। इतना समझ लो, ज़्यादा डीपली नहीं जाना है, और डीपली ये बड़ी क्लासेस में और थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ोगे, ठीक है। अच्छा, अब चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप अपने दोस्तों को शेयर करिए, और अगर कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं।
मैं उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। और इस चैप्टर के PDF नोट्स अगर डाउनलोड करने हैं तो आप हमारी वेबसाइट www.futureclassesn.com पर जाकर कर सकते हैं। अब मिलते हैं नई वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।